जी, तीनों एल्डर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ही मूर्ख था। गिरीश ने तुरंत उत्तर दिया। इस पल उनमें और मना करने का साहस नहीं था। उन्होंने एल्डर पवन के हाथों से 10 करोड़ किलो नागदंत चावल चुपचाप स्वीकार कर लिया। इस 10 करोड़ किलो नागदंत चावल के साथ और पिछले वितरणों में मिले हिस्से को मिलाकर अब उनके पास 30 करोड़ किलो से अधिक नागदंत चावल हो गया था। 30 करोड़ किलो नागदंत चावल, यह एक विशाल संपत्ति थी। खासकर शून्य समाधि महाद्वीप जैसी जगह पर, जहां आध्यात्मिक पत्थर खत्म हो चुके थे और स्वर्ग पृथ्वी की ऊर्जा प्रदूषित हो चुकी थी, यह एक अत्यंत लुभावना संसाधन था। गिरीश नहीं जानते थे कि क्या 30 करोड़ किलो नागदंत चावल महाविपत्ति लोक तक की साधना के लिए ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह निश्चित रूप से काफी था। इतनी बड़ी संपत्ति पाकर गिरीश को थोड़ा चक्कर सा आने लगा। कुछ समय पहले तक शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धा केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब वे अपने मार्शल आर्ट्स के भविष्य के बारे में सोच रहे थे, और यह सब बदलाव विराट के शून्य समाधि महाद्वीप पर आने से हुआ था। एल्डर पवन और अन्य 2 एल्डर्स के बार-बार समझाने पर गिरीश ने जल्दी ही स्थिति को समझा और वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। तीनों एल्डर्स, अगर और कोई आदेश न हो तो गिरीश अब विदा लेना चाहेगा। गिरीश ने एल्डर पवन और अन्य 2 के सामने झुककर प्रणाम किया। ठीक है, जाओ, एल्डर पवन ने हाथ हिलाते हुए कहा। गिरीश ने गहरा झुककर प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ गए। उनके जाते हुए आकृत को देखकर एल्डर पवन हंस से बिना न रह सके और डांटते हुए बोले, वह मूर्ख, इन नागदंत चावल के लिए लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और वह इसे ठुकरा रहा था। यही कारण है कि हमारे शून्य समाधि महाद्वीप में गिरीश जैसे कई लोग हैं जिनकी वजह से हमारी मानव जाति आज तक बची हुई है, वरना उस महायुद्ध में हम शायद हड्डी दानव वंश की सेना द्वारा पूरी तरह मिटा दिए गए होते। एल्डर लक्ष्मण भी थोड़ा मुस्कुराए। यह सच है, इसलिए हम उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। यह दुनिया पहले ही इतनी कठिन है, हम अच्छे लोगों को कष्ट नहीं दे सकते जबकि बुरे लोग सारे लाभ उठाएं। एल्डर पवन ने सिर हिलाया। लक्ष्मण, गंगा को आने की सूचना दो। एल्डर पवन रुके, फिर एल्डर लक्ष्मण की ओर मुड़े। समझ गया, एल्डर लक्ष्मण ने सिर हिलाया। इसके साथ एल्डर लक्ष्मण ने अपना संचार ताबीज निकाला और गंगा को सूचित किया। इसके बाद तीनों ने समय बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने नागदंत चावल निकाले और खाना शुरू कर दिया। जब से गिरीश और विराट ने व्यापार शुरू किया था, तीनों में से प्रत्येक को 30 करोड़ किलो से अधिक नागदंत चावल प्राप्त हो चुके थे। तीनों में एल्डर लक्ष्मण सबसे कमजोर थे और अपनी चरम स्थिति में लौटने की सबसे अधिक संभावना रखते थे। जब गिरीश ने पहली बार विराट से 1 अरब किलो नागदंत चावल खरीदे थे तो एल्डर लक्ष्मण ने 1 करोड़ किलो का सेवन किया था और पहले ही पूरी तरह से अपनी चरम स्थिति में लौट आए थे। हालांकि एल्डर शेखर एल्डर लक्ष्मण से काफी मजबूत थे, लेकिन जब गिरीश दूसरे 1 अरब किलो नागदंत चावल के साथ लौटे तो उन्होंने दूसरे 1 करोड़ किलो का सेवन किया और उनका सच्चा सार भी पूरी तरह से बहाल हो गया। अब तीनों को फिर से 1-1 करोड़ किलो नागदंत चावल मिले हैं। एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण इस चावल का उपयोग साधना करने और शक्ति जमा करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि एल्डर पवन अभी भी अपने सच्चे सार को बहाल करने के लिए 1 करोड़ किलो नागदंत चावल का सेवन कर रहे हैं। आखिरकार एल्डर पवन एक सच्चे महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ है। उन्हें अपनी चरम स्थिति में लौटने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वह भयानक है। भले ही उन्होंने 3 करोड़ किलो से अधिक नागदंत चावल का सेवन कर लिया है, फिर भी वे अपनी चरम स्थिति में पूरी तरह से लौटने से अभी भी बहुत दूर हैं। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए भले ही उन्हें प्रतिवर्ष 1 करोड़ किलो नागदंत चावल की आपूर्ति मिले, फिर भी उन्हें अपनी चरम स्थिति में लौटने में कम से कम 1 दशक लग जाएगा। 1 महीने बाद गंगा, जिसे खबर मिल चुकी थी, अमर स्तर की मोहर पर पहुंची। नागदंत चावल की पर्याप्त आपूर्ति और निरंतर युद्धों के कारण गंगा पहले ही दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद गंगा की यात्रा की गति पहले की तुलना में लगभग 10 गुना तेज हो गई थी। एल्डर पवन से नागदंत चावल प्राप्त करने के बाद गंगा हमेशा की तरह इसे वितरित करने के लिए विभिन्न मोहरों पर गई। जहां तक मोहरों के नीचे दबे हड्डी दानव वंश से निपटने की बात थी, गंगा को कोई जल्दी नहीं थी। जैसे जैसे उसने और सुधा ने अधिक से अधिक एकलव्य स्तर और सम्राट स्तर की मोहरों को हल किया, शून्य समाधि महाद्वीप पर उपलब्ध जनशक्ति की संख्या भी बढ़ती गई। शून्य समाधि महाद्वीप के कई योद्धा, जिन्हें अब मोहरों की रखवाली का काम नहीं करना था, अपनी महत्वाकांक्षाएं पालने लगे। कुछ योद्धा जिन्हें नागदंत चावल मिल गया था और जिनका सच्चा सार पूरी तरह से बहाल हो गया था, उन्होंने टीम बनाना और मोहरों के नीचे दबे हड्डी दानवों पर सक्रिय रूप से हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक मोहर के नीचे एक हड्डी दानव को खत्म करके वे उस मोहर के बंधन व्यूह को नष्ट कर सकते थे और फिर उसे स्थापित करने के लिए उपयोग किए गए कई जादुई खजाने एकत्र कर सकते थे। अब शून्य समाधि महाद्वीप पर संकट कम होने और हड्डी दानवों के घातक खतरे के हट जाने के बाद कई योद्धा अपने भविष्य के मार्शल आर्ट करियर की योजना बनाने लगे। देव स्तर की 7वीं मोहर। गंगा यहाँ लौटी, लेकिन जब उसने सुधा को भी वापस देखा तो वह हैरान रह गई। सुधा बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें सम्राट स्तर की 25वीं मोहर पर मेरा इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? गंगा ने आश्चर्य से सुधा से पूछा। एल्डर लक्ष्मण का संदेश मिलने के बाद वह एक मिशन को पूरा करने के लिए अमर स्तर की मोहर की ओर भागी थी। उस समय वह और सुधा अलग हो गए थे और उसने सुधा से सम्राट स्तर की 25वीं मोहर पर इंतजार करने के लिए कहा था। उसकी योजना थी कि जब वह सम्राट स्तर की 25वीं मोहर से गुजरेगी तो वह मोहर को तोड़ने के लिए सुधा के साथ काम करेगी। हालांकि अप्रत्याशित रूप से सुधा सीधे देव स्तर की 7वीं मोहर पर लौट आई। गंगा दीदी, इसके बारे में बात ही मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अच्छे इरादे से सम्राट स्तर की 25वीं मोहर पर गई थी ताकि उसके नीचे दबे हड्डी दानव वंश से निपटने में मदद कर सकूं, लेकिन शैलेंद्र और शबनम ने न केवल मेरी सराहना नहीं की बल्कि ताने भी मारे। उन्होंने कहा कि मोहर के नीचे हड्डी दानव वंश के साथ मेरी मदद करना तो बस एक दिखावा था और असल में मुझे बंधन व्यूह का जादुई खजाना चाहिए था। मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गई। सुधा ने अपनी नाक से कोड़ी और गुस्से में कहा। यह सुनकर गंगा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वास्तव में उसने इस स्थिति का अनुमान लगाया था। जैसे जैसे शून्य समाधि महाद्वीप की स्थिति में सुधार हुआ, उन योद्धाओं के मन में अनिवार्य रूप से अन्य विचार आने लगे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी जल्दी हो जाएंगी। क्योंकि वे तुम्हारी मदद नहीं चाहते तो बस उन्हें अनदेखा करो। उन्हें मनाने की कोशिश क्यों करती हो? एल्डर सावित्री ने नथुने फुलाते हुए कहा। एल्डर सावित्री मेरे लिए सबसे अच्छी हैं। एल्डर सावित्री की बातें सुनकर सुधा ने तुरंत एल्डर सावित्री की बांह को गले लगा लिया और थोड़े लाड़ भरे स्वर में कहा, शैलेंद्र और शबनम बहुत ही घटिया लोग हैं। वे वास्तव में हमारी सुधा बहन की दया के लायक नहीं है। शिव ने गुस्से में कहा। चिंता मत करो सुधा बहन, एक बार जब हम इस 7वीं देव स्तर की मोहर को हल कर लेंगे तो तुम्हारा भाई शिव तुम्हें बदला लेने में मदद करेगा। शिव ने सुधा की ओर देखा और अपनी छाती ठोकी। शिव, बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। तुम्हारे चरित्र के साथ क्या तुम्हें लगता है कि तुम शबनम के सामने चल भी पाओगे? योगेश ने उपहास किया। अगर तुम उस औरत के सामने घुटने नहीं टेकते तो मैं योगेश तुम्हें एक असली मर्द मानूंगा। योगेश के शब्दों को सुनकर शिव का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने जिद करते हुए पलटवार किया। क्या मजाक है योगेश? तुम मुझे क्या समझते हो? सुधा बहन के लिए मैं शिव अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। मैं सुंदरता के बहकावे में कैसे आ सकता हूं? तो मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। योगेश ने उपहास किया। गंगा ने योगेश और शिव के बीच की बहस को नजरअंदाज कर दिया। उसने बड़ी मात्रा में नागदंत चावल निकाले और सभी को वितरित किए। इस बार सभी को 1 लाख किलो नागदंत चावल मिले। नागदंत चावल वितरित करने के बाद गंगा देव स्तर की 7वीं मोहर पर नहीं रुकी और जल्दी से विदा ले ली। हालांकि इस बार सुधा उसके साथ नहीं गई। सम्राट स्तर की 25वीं मोहर पर ठुकराए जाने के बाद सुधा को आभास हो गया था कि शून्य समाधि महाद्वीप के लोगों के दिल बदलने लगे हैं। वे अब पहले की तरह एक चित्त और एकजुट नहीं थे, जो विभिन्न स्थानों पर मोहरों की रखवाली करते थे। अगर वह उन मोहरों को हल करने में मदद करने के लिए गंगा के साथ रहना जारी रखती तो वह अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकती थी। गंगा के जाने के बाद शिव अभी अभी मिले 1 लाख किलो नागदंत चावल को हाथ में लिए सभी की ओर देखने के बाद अंत में मुस्कुराते हुए एल्डर सावित्री के पास गया। उसने कहा, एल्डर सावित्री, मेरा सच्चा सार बहुत पहले ही अपनी चरम सीमा पर बहाल हो चुका है। यह 1 लाख किलो नागदंत चावल मेरे किसी काम का नहीं है। एल्डर सावित्री ने महान योग्यता के साथ 7वीं देव स्तर की मोहर की रक्षा की है और वर्षों से हम सबका बहुत ख्याल रखा है। यह 1 लाख किलो नागदंत चावल मेरे सम्मान का एक छोटा सा प्रतीक है और एल्डर सावित्री को भेंट है।
शिव केवल दिव्य विकास लोक के मध्य चरण का योद्धा था। जब उसे पहली बार 1 लाख किलो नागदंत चावल मिले थे तो उसका सच्चा सार पहले ही पूरी तरह से बहाल हो गया था। उसके पास अभी भी पिछली बार मिले 1 लाख किलो में से कुछ बचा था और अब इस नए मिले 1 लाख किलो के साथ उसके पास कुल 2 लाख किलो नागदंत चावल थे। एल्डर सावित्री दिव्य विकास लोक के शिखर पर एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ और शून्य समाधि महाद्वीप की एक प्रसिद्ध सुंदरी थी। शिव के लिए उसकी स्थिति को देखते हुए ऐसी दिव्य हस्ती के पास पहुंचना असंभव होता अगर वे संयुक्त रूप से 7वीं देव स्तर की मुहर की रक्षा नहीं कर रहे होते। अगर वह 1 लाख किलो नागदंत चावल के साथ उनका पक्ष जीत सकता तो मानो उसे सोने की खान मिल जाती। जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो, एल्डर सावित्री ने उसकी ओर देखे बिना ही ठंडेपन से कहा। इसके साथ वह मुड़ी और अपनी जगह पर लौट आई। हालांकि उन्होंने लाखों वर्षों तक संयुक्त रूप से 7वीं देव स्तर की मुहर की रक्षा की थी, लेकिन एल्डर सावित्री के मन में शिव के प्रति कभी कोई सद्भावना नहीं थी। यह आदमी जो सतह पर ईमानदार और गंवार दिखता था, वास्तव में कपटी, कामुक और नीच था। उन्होंने उसके इरादों को तुरंत भांप लिया। हालांकि उनका सच्चा सार अपनी चरम सीमा से बहुत दूर था, फिर भी वह ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा भी एहसान लेने को तैयार नहीं थी। वर्तमान शून्य समाधि महाद्वीप में जैसे जैसे अधिक से अधिक योद्धा अपने सच्चे सार को अपनी चरम सीमा तक बहाल कर रहे हैं, स्थिति बेहतर और बेहतर होती जा रही है। उनकी साधना जल्द या बाद में बहाल हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शिव को झिड़क दिया गया, लेकिन उसका चेहरा लाल भी नहीं हुआ। उसे इस कार्रवाई से सफल होने की उम्मीद नहीं थी। अगर वह सफल हो जाता तो सबसे अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं हुआ तो यह उसकी उम्मीदों के भीतर था। सुधा एल्डर सावित्री के पीछे पीछे उनकी 7वीं देव स्तर की मुहर के स्थान पर गई। एल्डर सावित्री, मेरे पास भी यहाँ 2 लाख किलो नागदंत चावल हैं, आप पहले इसका उपयोग क्यों नहीं करती एल्डर सावित्री? सुधा ने स्थानिक अंगूठी निकाली जिसमें 2 लाख किलो नागदंत चावल थे और उसे एल्डर सावित्री को सौंप दिया। सुधा दिव्य विकास लोक के मध्य चरण की योद्धा है। जब उसे पहली बार 1 लाख किलो नागदंत चावल मिले थे तो उसका सच्चा सार पहले ही पूरी तरह से बहाल हो गया था। हालांकि उसने एकलव्य स्तर और सम्राट स्तर के हड्डी दानवों से निपटने के लिए गंगा का अनुसरण किया था। गंगा ने युद्धों के दौरान उसकी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए नागदंत चावल प्रदान की। उसने अपने स्वयं के संग्रहित नागदंत चावल का उपयोग नहीं किया। जरूरत नहीं है, इसे अपने लिए रखो। एल्डर सावित्री ने धीरे से उसके सिर को थपथपाया। उनके चेहरे के भाव नरम हो गए। वह रुकी, थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, शून्य समाधि महाद्वीप में भविष्य में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए कुछ नागदंत चावल बचाकर रखने चाहिए। साथ ही अब दूसरों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करना। हालांकि सुधा लाखों वर्षों से जीवित थी, लेकिन उसने ज्यादातर यहाँ 7वीं देव स्तर की मुहर की रक्षा की थी और ज्यादा अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसका मन अभी भी अपेक्षाकृत सरल था। पहले जब शून्य समाधि महाद्वीप के सभी योद्धा हड्डी दानवों से निपटने पर केंद्रित थे तो सुधा का भोलापन कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे शून्य समाधि महाद्वीप की स्थिति अधिक जटिल होती जा रही है, अगर सुधा इतनी मासूम और भोली बनी रहती है तो उसे अनिवार्य रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ओह, मैं समझ गई। सुधा ने सिर हिलाया, मानो समझ रही हो। सम्राट स्तर की मुहर संख्या 25। एक फूला हुआ मोटा आदमी और एक सुंदर मोहक महिला मुहर के दोनों ओर पालथी मारकर बैठे थे। इस सम्राट स्तर की मुहर संख्या 25 की रक्षा ये दोनों कर रहे थे। फूले हुए मोटे आदमी का नाम शैलेंद्र था, जिसका साधना स्तर दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण का था, जबकि सुंदर मोहक महिला दिव्य विकास लोक के मध्य चरण की एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थी, जिसका नाम शबनम था। यह महिला लाल पोशाक पहने थी और एक अत्यंत तीव्र आकर्षण बिखेर रही थी। उसकी अत्यधिक सुंदरता और आकर्षण सिर्फ एक नजर से किसी को भी पूरी तरह से मोहित करने में सक्षम लग रहा था। मोटा आदमी शैलेंद्र जो मुहर के विपरीत बैठा था, उसने केवल अपनी आंख के कोने से सुंदर महिला को देखा और फिर जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और अधिक देखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि यह सुंदर महिला अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी। मोटा आदमी बहुत अच्छी तरह जानता था कि वह कितनी शक्तिशाली थी। अगर वह लंबे समय तक जीना चाहता था तो उस डायन से दूर रहना ही सबसे अच्छा था। मोटे आदमी की प्रतिक्रिया देखकर सुंदर महिला खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी चांदी की घंटियों की तरह थी, अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और लुभावनी। चाचा शैलेंद्र, अगर आप देखना चाहते हैं तो बस देख लो, आप इतने शर्मा क्यों रहे हैं? मैं आपको खा नहीं जाऊंगी। सुंदर महिला उठी और एक मोहक चाल के साथ मोटे आदमी की ओर बढ़ी। नहीं नहीं शबनम जी, चाची शबनम, कृपया मुझे जाने दें। मोटा आदमी हकलाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। खिलखिलाहट, चाचा शैलेंद्र, आप क्या कर रहे हैं? मैं कोई राक्षस नहीं हूं, आप इतना क्यों डर रहे हैं? सुंदर महिला ने अपनी लाल आस्तीन से अपना मुंह ढक लिया और फिर से खिलखिलाकर हंसी। जैसे ही सुंदर महिला करीब आई, मोटे आदमी के माथे से पसीने की बड़ी बूंदें बारिश की बूंदों की तरह टपकने लगीं। जैसे ही वह असमंजस में था, एक बैंगनी आकृति दूर क्षितिज से तेजी से उनकी ओर उड़ती हुई आई। इस बैंगनी आकृति को देखकर मोटा आदमी जमीन से ऐसे उछला जैसे उसने कोई रक्षक देख लिया हो। मिस शबनम, गंगा यहाँ है, चलो उनका स्वागत करते हैं। इसके साथ मोटा आदमी बैंगनी आकृति की ओर लगा। ये देखकर शबनम ने भी अपना बेपरवाह रवैया छोड़ दिया और बैंगनी आकृति की ओर उड़ गई। गंगा के पास अब संसाधन आवंटन की शक्ति थी, चाहे कुछ भी हो, वह उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करती थी। गंगा दीदी, सम्राट स्तर की 25वीं मुहर पर आपका स्वागत है। आओ 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 और मेरे घर बैठो। शबनम ने गर्मजोशी से कहा। बैठने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक मिशन पूरा करना है। मैं साथी दांववादी शबनम की दया को स्वीकार न करने के लिए केवल खेद प्रकट कर सकती हूँ, गंगा ने शांति से कहा। गंगा दीदी, आप आधिकारिक कर्तव्यों में इतनी व्यस्त रही हैं, आप थक गई होंगी। शबनम ने अपनी लाल आस्तीन से मुंह ढकते हुए हल्की हंसी के साथ कहा। नागदंत चावल वितरित करने के अलावा मुझे एक और मामले पर ध्यान देना है। इस सम्राट स्तर की 25वीं मुहर के भीतर हड्डी दानव वंश को खत्म करना। उसके बाद आप दोनों को यहाँ मुहर की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। गंगा ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। ओ प्रिय गंगा दीदी, हम आपको ऐसे काम से कैसे परेशान कर सकते हैं? हम ही सम्राट स्तर की 25वीं मुहर की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए इसके भीतर हड्डी दानव वंश को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। गंगा दीदी, बस हमें नागदंत चावल वितरित करें, अन्य मामलों के लिए इसके बारे में चिंता न करें। शबनम ने मुंह ढकते हुए हल्की हंसी के साथ कहा। इस सम्राट स्तर की मुहर के भीतर आरोहण लोक के हड्डी दानव वंश लाखों वर्षों की कैद के बाद हड्डी दानव वंश के पहले जत्थे की बहुत पहले ही बुढ़ापे से मृत्यु हो चुकी थी। सम्राट स्तर की मुहर के नीचे अब जो हड्डी दानव वंश हैं, वे केवल आरोहण लोक के हड्डी दानव वंश के उस पहले जत्थे के वंशज हैं। ये हड्डी दानव पहले जत्थे की तरह खतरनाक नहीं है। उन्होंने पहले मुहरबंद हड्डी दानवों पर हमला नहीं किया था, क्योंकि लाखों वर्षों की कमी के बाद वे पहले से ही आधे भूखे थे, जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मुहरबंद हड्डी दानवों से निपटने के लिए संसाधनों की तो बात ही छोड़िए, लेकिन अब बड़ी मात्रा में नागदंत चावल प्राप्त करने के बाद उनका सच्चा सार पूरी तरह से बहाल हो गया है और उनकी साधना अपने चरम पर लौट आई है। अपनी वर्तमान स्थिति में कुछ आधे भूखे आरोहण लोक के हड्डी दानवों से निपटना कोई समस्या नहीं है। अब जब उनके अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। सम्राट स्तर के बंधन व्यूह को स्थापित करने के लिए उपयोग किए गए 3600 जादुई खजाने एक विशाल संपत्ति है। पहले जब जीवित रहना एक समस्या थी तो उन्हें इन खजानों की परवाह नहीं होती थी, लेकिन अब वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। यदि गंगा सम्राट स्तर 25 पर मुहरबंद हड्डी दानव वंश को खत्म कर देती तो बंधन व्यूह अनावश्यक हो जाता। उन्होंने उन संरक्षक योद्धाओं से सीखा जिनकी मोहरें पहले ही टूट चुकी थीं कि गंगा हड्डी दानव वंश को खत्म करने के बाद पूरे बंधन व्यूह को नष्ट कर देगी और इसे स्थापित करने के लिए उपयोग की गई जादुई कलाकृतियों को भी ले जाएगी। यह जानते हुए शबनम गंगा को मुहर के नीचे हड्डी दानव वंश से निपटने देने के लिए तैयार नहीं थी। इसके अलावा उसे एक और चिंता थी। एक बार जब वह जिस हड्डी दानव वंश की रक्षा कर रही थी उसे खत्म कर दिया जाता तो उसके पास अब मोहरों की रक्षा करने का कार्य नहीं होता। उस स्थिति में क्या उन्हें अभी भी उनका हिस्सा मिलेगा? यह अनिश्चित था। हालांकि गंगा ने उन योद्धाओं के लिए नागदंत चावल का आवंटन रद्द नहीं किया था जिनके पास रखवाली का कर्तव्य नहीं था।
कौन जानता था कि क्या वह अपना विचार बदल देगी जैसे जैसे अधिक से अधिक मोहरें टूटेंगी। इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से वे गंगा को कार्रवाई करने और उस मोहर को तोड़ने नहीं दे सकते थे जिसकी वे रक्षा कर रहे थे। ये सुनकर गंगा ने चुपचाप एक पल के लिए शबनम की ओर देखा, लेकिन उसने उससे बहस नहीं की। शबनम और शैलेंद्र के हक के नागदंत चावल के शेयरों को वितरित करने के बाद गंगा ने सम्राट स्तर की 25वीं मोहर छोड़ दी और अगली मोहर की ओर बढ़ गई। गंगा के जाने वाले आंकड़े को देखते हुए मोटे शैलेंद्र ने कुछ घबराहट के साथ कहा, मिस शबनम, क्या हम ऐसा करके गंगा को मौत की हद तक नाराज नहीं करेंगे? सच में अगर वह अकेला होता तो वह कभी भी गंगा का इस तरह सामना करने की हिम्मत नहीं करता। वह केवल दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण का एक योद्धा था, जबकि गंगा अब दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण की एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थी। इसके अलावा गंगा के पास नागदंत चावल जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों को वितरित करने की शक्ति थी। अगर उन्होंने गंगा को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया तो उनका भविष्य कठिन होगा। हमें उन संसाधनों के लिए लड़ना चाहिए जिनके हम हकदार हैं। अगर तुम इतने डरपोक हो तो तुम शून्य समाधि महाद्वीप में कैसे जीवित रहोगे? शबनम ने उपहास किया। निश्चित रूप से ऐसे कई लोग हैं जो हमारी तरह व्यवहार करते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि गंगा सार्वजनिक गुस्से को भड़काने और सभी के नागदंत चावल काटने की हिम्मत करेगी। इसके अलावा ऐसा करने के लिए हमारे पास एक वैध कारण है। भले ही यह तीनों एल्डर्स तक जाएं, हम डरते नहीं हैं। हड्डी दानव वंश से निपटना हमारा ही अधिकार है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो हमारी आलोचना करने की हिम्मत कौन करता है? तो हमें इस मोहर के नीचे हड्डी दानव वंश से कब निपटना चाहिए? शैलेंद्र ने पूछा। बेवकूफ, जल्दी क्या है? शबनम ने शैलेंद्र के सिर पर थप्पड़ मारने से खुद को नहीं रोका और डांटा, अगर हम इस मोहर के नीचे हड्डी दानव वंश से निपटते हैं तो हमें अब मोहर की रक्षा नहीं करनी होगी। मोहर की रक्षा करना बंद करने के बाद कौन जानता है कि हमें अभी भी नागदंत चावल मिलेंगे या नहीं। स्वाभाविक रूप से इसमें जितनी देरी होगी उतना ही अच्छा है। शैलेंद्र ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। वैसे भी यहाँ शबनम प्रभारी थी तो वह उससे बहस करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? शबनम की ताकत के साथ उसे कुचलना अविश्वसनीय रूप से आसान होगा। पहले जब हर कोई भूख से मर रहा था तो उनकी ताकत में अंतर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब शबनम की ताकत बहुत पहले ही अपनी चरम सीमा पर बहाल हो चुकी थी और वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी एकमात्र प्रार्थना यह थी कि शबनम उसके द्वारा प्राप्त नागदंत चावल की लालसा न करे। यह चुड़ैल महायुद्ध शुरू होने से पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह पूरे शून्य समाधि महाद्वीप में कुख्यात थी और कई नेक व्यक्तियों द्वारा उसका शिकार किया गया था। हालांकि बाद में हड्डी दानव वंश की सेना के साथ महायुद्ध के प्रकोप के कारण मानव जाति के आंतरिक विवादों और संघर्षों को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया गया और सभी हड्डी दानव वंश के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो गए। यही कारण है कि उन नेक व्यक्तियों ने शबनम के अपराधों का आगे पीछा नहीं किया। उन परिस्थितियों में शबनम ने मानव जाति के भीतर अपने बुरे कर्म जारी नहीं रखे। इसके बजाय उसने हड्डी दानव सेना के आक्रमण का विरोध करने के लिए नेक व्यक्तियों के साथ सेना में शामिल हो गई। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि शबनम ने वास्तव में अपना स्वभाव बदल लिया था और एक अच्छी इंसान बन गई थी। शैलेंद्र अच्छी तरह जानता था कि शून्य समाधि महाद्वीप में यह चुड़ैल कितनी निर्दयी और भयानक थी। अनगिनत प्रसिद्ध हस्तियां उसके हाथों गिर चुकी थीं। न केवल बहुत कष्ट सह रही थीं बल्कि अपना सारा सम्मान भी खो चुकी थीं। शबनम ने शैलेंद्र को नजरअंदाज कर दिया और अपनी स्थिति पर लौट आई। नागदंत चावल का उपयोग करके साधना शुरू कर दी। नागदंत चावल में एक हल्का औषधीय गुण था और इसे अवशोषित और परिष्कृत करना बहुत आसान था। आध्यात्मिक पत्थरों के साथ साधना करने की तुलना में नागदंत चावल के साथ साधना करना कहीं अधिक प्रभावी था। शबनम पहले ही दिव्य विकास लोक के मध्य चरण की बाधा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन शून्य समाधि महाद्वीप में पृथ्वी बिखरने वाले परिवर्तनों और साधना संसाधनों की कमी के कारण वह इस बाधा पर फंसी हुई थी। अब इतने सारे नागदंत चावल के साथ दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण को तोड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। सच कहूं तो वह शैलेंद्र के पास मौजूद नागदंत चावल से काफी ईर्ष्या करती थी। आखिरकार शैलेंद्र, वह निकम्मा, केवल दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण का एक योद्धा था। वह इतने सारे नागदंत चावल का उपभोग कहां करेगा? शैलेंद्र के पास वर्तमान में लगभग 3 लाख किलो नागदंत चावल थे। संसाधन विहीन शून्य समाधि महाद्वीप में यह एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक संपत्ति थी और यह कहना झूठ होगा कि शबनम लालायित नहीं थी। हालांकि अपनी रुचि के बावजूद शबनम ने वास्तव में शैलेंद्र पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। यदि उसने ऐसा किया तो यह उसके अपने भागने के रास्ते को काटने के समान होगा। न केवल उसे नागदंत चावल का दूसरा हिस्सा कभी नहीं मिलेगा, बल्कि शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं द्वारा उसका शिकार भी किया जा सकता है। शबनम स्वाभाविक रूप से इतनी मूर्खतापूर्ण कुछ नहीं करेगी कि सारी मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब को सूखा दे। सम्राट स्तर की 25वीं मोहर छोड़ने के बाद गंगा कई और मोहरों पर गई। जब भी उसने उन मोहरों के नीचे हड्डी दानव वंश से निपटने की कोशिश की तो उसे हमेशा उन योद्धाओं द्वारा खारिज कर दिया गया जो उनकी रक्षा कर रहे थे। उनके कारण शबनम के समान थे। चूंकि वे मोहर की रक्षा कर रहे थे इसलिए भीतर के हड्डी दानवों को खत्म करना उनकी जिम्मेदारी थी। इस प्रकार उसे बोझ से मुक्त कर दिया। बार बार इस स्थिति का सामना करते हुए गंगा ने असहाय महसूस किया। योद्धा उसे कार्य नहीं करने देते थे और वह बल का प्रयोग नहीं कर सकती थी। हालांकि शून्य समाधि महाद्वीप का संकट कुछ हद तक कम हो गया था, लेकिन हड्डी दानवों का खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। शून्य समाधि महाद्वीप को अभी भी एकजुट होने और इन हड्डी दानवों से एक साथ लड़ने की जरूरत थी। गंगा नहीं चाहती थी कि उसके कार्यों से यह एकता बाधित हो, इसलिए उसके पास एल्डर पवन के तीनों एल्डर्स को स्थिति की रिपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शून्य समाधि महाद्वीप पर अमर स्तर की मोहर के ऊपर हड्डी दानव वंश का बड़ा खतरा अभी टला नहीं है और ये लोग पहले ही अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए डाकू पालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग पिछले घावों के दर्द को भूल गए हैं। वे उस जीवन मरण की स्थिति को भूल गए हैं जिसका उन्होंने सामना किया था। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि अब जब उन्हें कुछ नागदंत चावल मिल गए हैं तो वे सुरक्षित हैं? हमारा जीवन अभी भी दूसरों के हाथों में है, एल्डर शेखर ने भारी स्वर में कहा। उनका लहजा बर्फीला था। गंगा की रिपोर्ट सुनने के बाद वह बहुत गुस्से में थे। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। ठीक जब हमारी स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ था कुछ लोगों के मन में अन्य विचार आने लगे। एल्डर लक्ष्मण ने भी आह भरी। हालांकि उन्होंने इस स्थिति की उम्मीद की थी, लेकिन जब यह वास्तव में हुआ तो वे निराश हुए बिना नहीं रह सके। शून्य समाधि महाद्वीप के मनुष्यों ने आखिरकार एक बेहतर जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया था। अब भूख और भुखमरी के निरंतर खतरे से पीड़ित नहीं थे, लेकिन इस अच्छे जीवन के कुछ ही दिनों के बाद इन लोगों का मन पहले ही भटकने लगा था। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने उन लोगों को बहुत अधिक खिला दिया है कि उनके पास परेशानी पैदा करने की ऊर्जा है। आज से उनकी नागदंत चावल की आपूर्ति काट दो, देखते हैं कि क्या वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए डाकुओं को पालने का यह खेल फिर से खेलने की हिम्मत करते हैं। एल्डर शेखर ने ठंडे स्वर में कहा, अरे तुम दोनों, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। यह स्थिति काफी सामान्य है। ये लोग मूल रूप से शून्य समाधि महाद्वीप की विभिन्न ताकतों से आए थे और वे केवल हड्डी दानव वंश की सेना के आक्रमण के कारण एकजुट हुए थे। हम उनके साथ बहुत सख्त नहीं हो सकते। ये पहले से ही उल्लेखनीय है कि वे 10 लाख से अधिक वर्षों से मोहर की रक्षा करने में सक्षम हैं। एल्डर पवन ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर शेखर के गुस्से और एल्डर लक्ष्मण की निराशा की तुलना में एल्डर पवन की प्रतिक्रिया बहुत अधिक शांत थी। यह स्थिति उनकी उम्मीदों के भीतर थी और वे विशेष रूप से निराश नहीं थे। तो अब हम क्या करें? क्या हम उन्हें ऐसे ही जारी रहने देंगे? एल्डर शेखर ने कहा। उनका चेहरा पीला था। बेशक हम इस स्थिति को जारी नहीं रहने दे सकते। हालांकि यह देखते हुए कि उन्होंने लाखों वर्षों तक मोहर की रक्षा की है, भले ही उन्होंने कोई महान योगदान नहीं दिया है, फिर भी उन्होंने प्रयास किया है। चलो उन्हें कुछ और वर्षों तक आनंद लेने दें और उन्हें मोहर की रक्षा करने के वर्षों के मुआवजे के रूप में कुछ और वर्षों के नागदंत चावल प्रदान करें। जहां तक भविष्य की बात है, अगर वे नागदंत चावल चाहते हैं तो हम उन्हें इसके लिए काम किए बिना इसे प्राप्त नहीं करने देंगे। एल्डर पवन ने शांति से कहा। तो चलो उन्हें कुछ और साल ये देते हैं, एल्डर शेखर ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वे उन लोगों के कार्यों से बहुत असंतुष्ट थे, लेकिन चूंकि एल्डर पवन ने ऐसा निर्णय लिया था इसलिए वे आपत्ति नहीं कर सकते थे। शून्य समाधि महाद्वीप पर एकमात्र महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ के रूप में एल्डर पवन शून्य समाधि महाद्वीप पर सर्वोच्च निर्णय निर्माता थे। दक्षिणी महाद्वीप शस्त्र निर्माणशाला। विराट ने आचार्य केशव के लिए कई बड़े पैमाने पर शस्त्र निर्माण व्यूह स्थापित किए, जिससे आचार्य केशव के शस्त्र निर्माण के ग्रेड और सफलता दर में काफी सुधार हुआ।
आचार्य केशव अब आरोहण लोक के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुके थे। शक्तिशाली व्यूह की सहायता से आचार्य केशव अकेले ही शीर्ष श्रेणी के 9वें स्तर के जादुई हथियार बनाने में सक्षम थे। यदि दिव्य पवन महल की एल्डर ज्वाला उनकी सहायता करती तो आचार्य केशव आसानी से आधे कदम जन्मजात स्तर के जादुई हथियार बना सकते थे। एल्डर ज्वाला ने शस्त्र निर्माणशाला में कई 9वें स्तर के जादुई हथियार बनाने में आचार्य केशव की सहायता की, जिससे काफी युद्ध पुण्य जमा हुआ। इन पुण्यों के माध्यम से एल्डर ज्वाला ने बड़ी मात्रा में साधना संसाधनों का आदान प्रदान किया। इन अद्भुत संसाधनों की मदद से एल्डर ज्वाला अब एक आधे कदम दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थी। आधे कदम दिव्य विकास लोक को तोड़ने के बाद एल्डर ज्वाला ने अपने साधना स्तर को स्थिर किया और तुरंत हथियार बनाने में आचार्य केशव की मदद करने के लिए शस्त्र निर्माणशाला में लौट आई। आचार्य केशव ने उनके काम के लिए बेहद उच्च वेतन की पेशकश की। पूरे तलवार संप्रदाय में बहुत कम काम इससे अधिक आकर्षक हो सकते थे, इसलिए लाभ का स्वाद चखने के बाद एल्डर ज्वाला अक्सर शस्त्र निर्माणशाला का दौरा करती थी। उन्हें इस अविश्वसनीय रूप से आकर्षक नौकरी को कसकर पकड़ना था और किसी और को इसका फायदा उठाने और उनका मौका चुराने नहीं देना था। एल्डर ज्वाला के लौटने के बाद आचार्य केशव ने तुरंत एक उच्च श्रेणी के 8वें स्तर के युद्ध व्यूह कवच पर शोध और विकास शुरू किया। तलवार संप्रदाय की ताकत तेजी से बढ़ी है। केवल महान क्षेत्र स्तर पर इसकी सेना 5 लाख से अधिक है, जबकि लघु महान क्षेत्र सेना करोड़ तक पहुंचती है। उनकी शस्त्र निर्माणशाला द्वारा पहले विकसित किए गए 1 लाख मजबूत मध्य श्रेणी के रैंक 8 युद्ध व्यूह कवच अब संप्रदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें संप्रदाय की वर्तमान मांगों को पूरा करने के लिए और भी उच्च श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच विकसित करने होंगे। ठाकुर परिवार के योद्धाओं द्वारा पिछले बड़े आक्रमण के दौरान उनकी कार्यशाला द्वारा बनाए गए 1 लाख मजबूत मध्य श्रेणी के रैंक 8 युद्ध व्यूह कवच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक इसी कवच के कारण विराट अपनी सेना को सफलतापूर्वक संगठित करने में सक्षम हुए, बड़ी संख्या में सैनिकों की ताकत को एकजुट किया और तलवार संप्रदाय के सुरक्षात्मक व्यूह के साथ मिलकर उस आश्चर्यजनक तलवार प्रहार को उजागर किया, जिसने ठाकुर परिवार के योद्धाओं द्वारा बनाए गए शक्तिशाली युद्ध व्यूह को तोड़ दिया। फिर यांत्रिक बटालियन द्वारा नियंत्रित उच्च श्रेणी के जन्मजात युद्ध हथियार को ठाकुर परिवार के योद्धाओं को गंभीर रूप से घायल करने का अवसर मिला। यदि उनकी शस्त्र निर्माणशाला उच्च श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच विकसित कर सकती है तो शायद उन्हें उस शीर्ष श्रेणी के जन्मजात हथियार की भी आवश्यकता नहीं होगी। केवल उच्च श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच से लैस एक सेना ही पीछे हटाने के लिए पर्याप्त होगी। पहले अपनी अपर्याप्त साधना और एल्डर ज्वाला के आधे कदम दिव्य विकास लोक को तोड़ने में विफलता के कारण वह उच्च श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच के लिए नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली जादुई हथियार को परिष्कृत नहीं कर सके। इसलिए आचार्य केशव ने 8वें स्तर के उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध व्यूह कवच के विकास को निलंबित कर दिया। हालांकि अब जब विराट ने उनकी कार्यशाला के लिए महाअस्त्र ऋण सरणी जैसा और भी अद्भुत भव्य व्यूह स्थापित कर दिया था और एल्डर ज्वाला ने भी आधे कदम दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया था, तो आचार्य केशव स्वाभाविक रूप से देरी नहीं करेंगे और तुरंत विकास फिर से शुरू कर दिया। आचार्य केशव का प्रारंभिक विकास 8वें स्तर के उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध व्यूह कवच का था, जो 10,000 सैनिकों को लैस करने में सक्षम था। पिछले युद्ध व्यूह कवच को विकसित करने से प्राप्त अनुभव के साथ आचार्य केशव ने हमेशा बड़ी संख्या के लिए कवच पर जाने से पहले कम संख्या में सैनिकों के लिए युद्ध व्यूह कवच विकसित करना शुरू किया। विराट द्वारा स्थापित शक्तिशाली व्यूह की सहायता से आचार्य केशव ने जल्दी और सफलतापूर्वक एक आधे कदम जन्मजात स्तर के जादुई हथियार को जाली बनाया, जो आवश्यकताओं को पूरा करता था, जो 10,000 व्यक्ति स्तर के 8वें स्तर के बेहतर युद्ध व्यूह कवच के लिए नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता था। साथ ही शस्त्र निर्माणशाला में कई कुलीन शस्त्र निर्माताओं के गहन शोध और विकास प्रयासों के तहत 10,000 व्यक्ति स्तर के 8वें स्तर के बेहतर युद्ध व्यूह कवच के अन्य घटक भी जल्दी ही पूरे हो गए। इस बिंदु पर 10,000 व्यक्ति स्तर के 8वें स्तर के बेहतर युद्ध व्यूह कवच को शुरू में सफलतापूर्वक विकसित माना गया था। इसके बाद आचार्य केशव ने तुरंत जनरल रिया को सूचित किया, उन्हें इस नए जाली 10,000 व्यक्ति स्तर के 8वें स्तर के बेहतर युद्ध व्यूह कवच की शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक कुलीन सेना को संगठित करने का निर्देश दिया। कुछ परीक्षण के बाद सभी ने पाया कि इस 10,000 व्यक्ति स्तर के 8वें स्तर के बेहतर युद्ध व्यूह कवच की शक्ति एक शीर्ष स्तरीय आधे कदम दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। तलवार संप्रदाय के पास वर्तमान में महान क्षेत्र में पूरे 5 लाख कुलीन सैनिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे 50 8वें स्तर के बेहतर युद्ध व्यूह कवच दिग्गज बना सकते हैं, जो 50 शीर्ष स्तरीय आधे कदम दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की युद्ध शक्ति के बराबर है। इतनी शक्तिशाली सेना एक सच्चे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि आचार्य केशव अभी भी प्रयोग के परिणामों से संतुष्ट नहीं थे। वह जिसका पीछा कर रहे थे वह एक ऐसा एकल युद्ध व्यूह कवच था जो एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति रखता था, बजाय इसके कि दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ का मुकाबला करने के लिए व्यूह बनाने के लिए युद्ध व्यूह कवच पर निर्भर रहा जाए। प्रयोग के बाद आचार्य केशव ने शस्त्र निर्माणशाला के शस्त्र निर्माताओं का नेतृत्व किया ताकि 1 लाख लोगों का समर्थन करने में सक्षम उच्च श्रेणी के 8वें स्तर के युद्ध व्यूह कवच का गहन शोध और विकास शुरू किया जा सके। हालांकि 1 लाख लोगों का समर्थन करने में सक्षम युद्ध व्यूह कवच पूरे 1 लाख महान क्षेत्र योद्धाओं की शक्ति को मिला देगा। इतनी विशाल शक्ति ने नियंत्रण केंद्र पर उच्च मांगे रखी और साधारण आधे कदम जन्मजात जादुई खजाने ऐसी शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इतनी विशाल शक्ति को संयोजित करने के लिए युद्ध व्यूह कवच के विभिन्न घटकों और सच्चे सार के प्रवाह के बीच फिट होने के लिए भी उच्च मानकों की आवश्यकता थी। इसके लिए प्रत्येक घटक को सटीकता और ऋण दोनों के मामले में अधिक जटिल होने की आवश्यकता थी। 1 लाख सैनिकों के लिए 8वें स्तर के बेहतर श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच को बनाने की कठिनाई 10,000 सैनिकों के लिए उससे लगभग 10 गुना अधिक है, लेकिन कठिन निर्माण प्रक्रिया के बावजूद आचार्य केशव अडिग रहे। विराट ने उनके लिए महाअस्त्र ऋण सरणी जैसा अद्भुत व्यूह भी स्थापित किया था। अगर वह इतना सरल काम भी नहीं संभाल सकते तो क्या वह भाई विराट के भरोसे को विफल नहीं कर रहे होंगे? नवधारा महाद्वीप जय युग संप्रदाय के खंडहर आकाश में कई खगोलीय घटनाएं दिखाई दी, जिनमें महान दांव का सार एक विशाल लोमड़ी की छाया में संघनित हो गया। इस लोमड़ी की छाया ने एक आश्चर्यजनक रूप से मोहक शक्ति का उत्सर्जन किया। ऐसा लग रहा था कि बस एक नजर पूरी तरह से मोहित करने के लिए काफी थी। 3 दिन बाद आकाश में खगोलीय घटनाएं धीरे धीरे विलुप्त हो गईं। जय युग संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी पर एक गुफा में अद्वितीय सुंदरता वाली एक लोमड़ी कन्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी स्पष्ट और आकर्षक आंखों ने अनजाने में असीम आकर्षण बिखेरा। उसके पीछे जो एक शराबी सफेद पूंछ थी अब 2 में बदल गई थी। लोमड़ी कन्या ने धीरे से अपना सिर मोड़ा। उसकी स्वप्निल आंखें उसके पीछे की 2 पूंछों पर पड़ी। उसके अति सुंदर चेहरे पर एक लाली दौड़ गई। एक विचार के साथ दोनों पूंछें धीरे धीरे गायब हो गईं। दोनों पूंछों के पूरी तरह से गायब होने के बाद ही लोमड़ी कन्या ने राहत की सांस ली। आरोहण लोक को तोड़ने के बाद वह आखिरकार पूरी तरह से मानव रूप में बदल सकती थी। तथ्य यह है कि उसकी पूंछ गायब नहीं हुई थी, उसे पूरी तरह से बदलने से रोक गई थी। लोमड़ी कन्या के लिए हमेशा गहरे खेद का स्रोत रहा था। इस लोमड़ी की पूंछ के साथ वह हमेशा दूसरों के साथ एक बाहरी बेमेल महसूस करती थी। युवा मालिक के सामने उसने हमेशा हीन महसूस किया था। अक्सर अपनी उपस्थिति पर शर्म महसूस करती थी। कभी भी अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं करती थी। उसे लगा कि उसकी विदेशी स्थिति युवा मालिक के पास जाना भी एक अपमान था। लेकिन अब वह आखिरकार पूरी तरह से बदल सकती थी, पूरी तरह से एक मानव महिला बन सकती थी और आखिरकार इस आंतरिक संघर्ष को छोड़ सकती थी। आरोहण लोक को तोड़ने के बाद लोमड़ी कन्या, जिसका नाम मोहिनी था, जय युग संप्रदाय के खंडहरों में नहीं रुकी। वह एक टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप लौट आई। दीदी चंपा, मैंने आरोहण लोक तोड़ दिया है। मोहिनी ने तुरंत चंपा को ढूंढा और उसे खबर दी। हाँ बहन मोहिनी, बधाई हो। चंपा ने यह सुनकर खुशी से उसे बधाई दी। काला बाजार से खरीदे जाने के बाद से मोहिनी हमेशा उसके पीछे रही थी और चंपा इस दयालु और सुंदर लोमड़ी कन्या को बहुत पसंद करती थी। इतने साल साथ बिताने के बाद उनका रिश्ता बहुत गहरा था। वे वास्तव में बहनों की तरह थी। दीदी चंपा, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकती हूँ? मोहिनी ने चंपा की ओर देखा, हिचकिचाते हुए पूछा। क्या बात है बहन मोहिनी, बस कहो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा। दीदी चंपा, मैं घर जाना चाहती हूँ।
मोहिनी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर आखिरकार हिम्मत जुटाकर कहा। योगेश द्वारा पकड़े जाने और उमेश शाही शहर के काला बाजार में बेचे जाने के बाद से वह 10 साल से अधिक समय से अपने गृहनगर से दूर थी। इन वर्षों के दौरान वह लगातार अपने गृहनगर और अपने परिवार को याद करती रही थी, लेकिन पहले अपनी कमजोरी के कारण वह केवल घर के लिए अपनी लालसा को अपने दिल में छिपा सकती थी, इसे जोर से बोलने से डरती थी, क्योंकि अपनी पिछली ताकत के साथ अगर वह घर लौटना चाहती भी तो वह शक्तिहीन थी। लेकिन अब उसने आखिरकार आरोहण लोक को तोड़ दिया था और घर जाने में मुश्किल से सक्षम थी। इस समय उसकी अपने गृहनगर के लिए लालसा विशेष रूप से गहरी थी, इसलिए वह आखिरकार चंपा से पूछे बिना नहीं रह सकी। तुम घर जाना चाहती हो? यह सुनकर चंपा हैरान रह गई। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने कहा, बहन मोहिनी, मैं यह निर्णय खुद नहीं ले सकती, तुम्हें युवा मालिक से बात करनी चाहिए। अगर वह तुम्हें जाने देने के लिए सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मोहिनी का घर अविश्वसनीय रूप से दूर उत्तरी महाद्वीप में था। वापस जाने के लिए हवाई यात्रा करना स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक था। हालांकि मोहिनी ने आरोहण लोक को तोड़ दिया था, लेकिन उसकी वर्तमान गति से भी उसे दक्षिणी महाद्वीप से उत्तरी महाद्वीप तक उड़ने में हजारों साल लग जाएंगे और अपनी घर वापसी की यात्रा पर उसे अनगिनत खतरनाक क्षेत्रों को पार करना होगा। क्या वह सुरक्षित रूप से उन्हें पार कर सकती थी? यह एक और बात थी। यह बहुत महत्व का मामला था और वह आसानी से सहमत होने की हिम्मत नहीं करती थी। उसे युवा मालिक की राय लेनी चाहिए। ओह ठीक है, मोहिनी केवल सहमति में सिर हिला सकी। मोहिनी ने चंपा के निवास को छोड़ दिया और विराट की हवेली की ओर बढ़ी। विराट का असली शरीर पहले ही दाव संघ मुख्यालय लौट चुका था। यह उसका निर्मल अवतार था जो दक्षिणी महाद्वीप में रह रहा था। इस समय विराट का निर्मल अवतार एक आध्यात्मिक ताबीज को परिष्कृत कर रहा था जब सोनाली ने आकर कहा कि एक लोमड़ी कन्या मिलने की अनुमति मांग रही है। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट तुरंत हैरान रह गया। क्या वह छोटी लोमड़ी हमेशा चंपा के साथ नहीं रहती थी? वह उसे देखने क्यों आ रही थी? आमतौर पर निहारिका, शालिनी और यामिनी के साथ गलतफहमी से बचने के लिए विराट इस छोटी लोमड़ी के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, कहीं ऐसा जिससे उसके अपने घर में मुसीबत पैदा हो जाए। विराट केवल लोमड़ी कन्या से तब मिलता था जब वह चंपा से मिलने जाता था, अन्यथा वह शायद ही कभी उसके साथ अकेले समय बिताता था और लोमड़ी कन्या ने कभी उसके पास आने की पहल नहीं की। इसलिए जब उसने सुना कि लोमड़ी कन्या ने मिलने का अनुरोध किया है तो विराट काफी आश्चर्यचकित था। उसे अंदर आने दो, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक पल के विचार के बाद सोनाली से कहा। जी युवा मालिक, सोनाली ने उत्तर दिया और पीछे हट गई। कुछ देर बाद वह लोमड़ी कन्या मोहिनी के साथ लौटी। छोटी लोमड़ी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? सफेद कपड़े पहने विराट ने मोहिनी से पूछा। उसने उसे कुछ समय से नहीं देखा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी लोमड़ी ने आरोहण लोक को तोड़ दिया होगा और पूरी तरह से बदल गई होगी, अपनी पूंछ छिपा ली होगी। आरोहण लोक को तोड़ने के बाद छोटी लोमड़ी और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। भले ही वह चुपचाप खड़ी थी, उसने एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आकर्षण बिखेरा। थोड़ी कमजोर इच्छा शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से उस पर फिदा हो जाता। यह देखकर विराट थोड़ा हैरान था। एक लोमड़ी आत्मा वास्तव में अपने नाम पर खरी उतरी। वह स्वाभाविक रूप से मोहित करने में कुशल थी। युवा मालिक, मैं घर जाना चाहती हूँ, मोहिनी ने डरते हुए कहा। उसका सिर झुका हुआ था, बहुत घबराई हुई। उसकी पतली उंगलियों ने उसके कपड़ों के हेम को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तुम घर जाना चाहती हो? मोहिनी के शब्दों को सुनकर विराट हैरान रह गया। जी कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें युवा मालिक, मैं बहुत लंबे समय से घर से दूर हूं, इसलिए मैं घर जाकर मिलना चाहती हूं। अब उठाया, विराट पर एक नजर चुराई। यह देखकर कहां है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ अजीब तरह से पूछा। काला बाजार से मोहिनी को खरीदने के बाद से उसने उसे चंपा के पास छोड़ दिया था और उस पर शायद ही कभी ध्यान दिया था, इसलिए अब भी विराट नहीं जानता था कि मोहिनी का घर कहां था या उसका नाम क्या था। मेरा घर उत्तरी महाद्वीप के दक्षिण भाग में है, मध्य महाद्वीप की सीमा के पास, नौ शिखर पर्वत नामक जगह पर, मोहिनी ने कहा। ओह, तुम्हारा गृहनगर उत्तरी महाद्वीप में है? यह इतनी लंबी दूरी है, तुम्हें वापस उड़ने में कितना समय लगेगा? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अवाक होकर कहा। दक्षिणी महाद्वीप और उत्तरी महाद्वीप के बीच विशाल मध्य महाद्वीप स्थित था। विराट की वर्तमान गति से भी उसे दक्षिणी महाद्वीप से उत्तरी महाद्वीप तक उड़ने में कम से कम 1000 साल लगेंगे, यह मानते हुए कि वह हर पल पूरी गति से उड़ता है और रास्ते में कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती है। लोमड़ी कन्या की ताकत के साथ बिना किसी दुर्घटना के भी उसे उत्तरी महाद्वीप तक पहुंचने और अपनी मातृभूमि लौटने में शायद कम से कम हजारों साल लगेंगे। इतनी लंबी यात्रा बिना किसी अप्रत्याशित घटना के व्यावहारिक रूप से असंभव है। इस छोटी लोमड़ी के बेहद खूबसूरत चेहरे के साथ वह शायद तलवार संप्रदाय के नियंत्रण वाले क्षेत्र को छोड़ते ही अनगिनत चाहने वालों को आकर्षित करेगी। युवा मालिक, मुझे वास्तव में घर की याद आती है। युवा मालिक, आप बहुत शक्तिशाली हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपसे विनती करती हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। यह सुनकर मोहिनी की नाक में सिहरन हुई और टूटे हुए मोतियों की तरह क्रिस्टल आंसू गिरने लगे। जैसे ही वह बोली, वह दोनों घुटनों पर बैठ गई। उसका आंसुओं से भीगा चेहरा पूरी तरह से दयनीय था। पहले उठो। यह देखकर सफेद रंग में विराट अवाक था। उन्होंने केवल कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था और वह पहले ही रो रही थी। गनीमत थी कि कोई भी आसपास नहीं था, अन्यथा लोग सोच सकते थे कि उसने उसके साथ कुछ गलत किया है। इसके साथ विराट ने हाथ बढ़ाया और मोहिनी को जमीन से ऊपर उठाया। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो हवाई यात्रा करना मूल रूप से अवास्तविक है। सबसे अच्छा तरीका नौ शिखर पर्वत जाने के लिए स्थानिक मार्ग का उपयोग करना है और फिर अपने गृहनगर वापस जाना है। विराट ने उसे देखते हुए कहा। दाव संघ द्वारा स्थापित विभिन्न स्थानिक मार्गों को देखते हुए नौ शिखर पर्वत के सबसे करीब वह है जो युमेश शाही शहर में स्थित है, जो पशुपालन संप्रदाय से जुड़ता है। सफेद रंग में विराट ने कहा। यह सुनकर मोहिनी का चेहरा पीला पड़ गया। युवा मालिक, मैं उस स्थानिक मार्ग से घर नहीं जाना चाहती। अगर पशुपालन संप्रदाय मुझे देख लेगा तो वे निश्चित रूप से मुझे फिर से पकड़ लेंगे। मोहिनी ने चिंता से विराट के कपड़ों को पकड़ते हुए कहा। उसे पशुपालन संप्रदाय का गहरा डर था। अगर वह फिर से उनके हाथों में पड़ गई तो उसकी स्थिति मौत से भी बदतर होगी। उसके लिए धीरे धीरे वापस उड़ना बेहतर होगा, भले ही इसमें अधिक समय लगे, बजाय इसके कि पशुपालन संप्रदाय द्वारा पकड़ा जाए। मैंने अभी बोलना खत्म भी नहीं किया है, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने चिढ़कर कहा। मैंने यह नहीं कहा कि तुम उस स्थानिक मार्ग से नौ शिखर पर्वत जाने वाली हो। यह मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दें युवा मालिक। यह सुनकर मोहिनी का चेहरा लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ विराट के कॉलर को पकड़े हुए था और वह घबरा गई। जल्दी से उसे छोड़ दिया। उसने चुपके से विराट की ओर देखा। उसका दिल चिंता से धड़क रहा था। उसने सोचा कि क्या उसके व्यवहार ने उसे नाराज कर दिया है। अगर वह नाराज था तो यह भयानक होगा। तुम कैसे भूल सकती हो? तुम्हें मेरे सामने खुद को नौकर कहने की अनुमति नहीं है। विराट ने उसे सख्ती से फटकारा। जी, मैं अगली बार सावधान रहूंगी, मोहिनी ने जल्दी से उत्तर दिया। वास्तव में उसे विराट की नौकर होने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगर उसने उसे स्वीकार कर लिया तो वह उसकी दासी बनने को तैयार थी। दुर्भाग्य से विराट उसे नहीं चाहता था। दाव संघ मुख्यालय में एक और स्थानिक मार्ग स्थित है जो छवलय पर्वत की ओर जाता है। यह पशुपालन संप्रदाय के स्थानिक मार्ग के अलावा नौ शिखर पर्वत के सबसे करीब की जगह है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। उसके असली रूप ने दाव संघ मुख्यालय में इतना समय बिताया था, ज्यादातर साधना के लिए एकांत में, और उसका अधिकांश खाली समय दाव संघ के पुस्तकालय में पढ़ने में व्यतीत होता था। अनगिनत किताबें पढ़ने के बाद शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में विराट की समझ पहले से कहीं अधिक थी। हालांकि वह यह नहीं कहेगा कि वह शक्ति सिंधु महाद्वीप के भूगोल को अंदर और बाहर जानता था, लेकिन वह अब पूरी तरह से अनजान नहीं था। इसके अलावा उसने विशेष रूप से दाव संघ द्वारा स्थापित विभिन्न स्थानिक मार्गों पर शोध किया था, इसलिए विराट को ठीक ठीक पता था कि दाव संघ के गढ़ कहां थे। तो मैं आपको परेशान करूंगी युवा मालिक, दाव संघ को अपवाद बनाने और मुझे उस स्थानिक मार्ग के माध्यम से छह वलय पर्वत की यात्रा करने की अनुमति देने के लिए कहें, मोहिनी ने उत्साह से कहा। छोटी लोमड़ी, क्या तुम जानती हो कि छह वलय पर्वत कैसी जगह है? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे अजीब तरह से देखा और पूछा, यह किस तरह की जगह है? मोहिनी ने खाली भाव से पूछा। यह एक अत्यंत खतरनाक जगह है। तुम्हारे छोटे फ्रेम के साथ अगर तुमने छह वलय पर्वत में प्रवेश करने की हिम्मत की तो तुम शायद जिंदा खाली जाओगी।
श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे देखा और अवाक होकर कहा, 6 वलय पर्वत, ल्यूपानलिंग, 9 शिखर पर्वत, जूलिंग माउंटेन्स के पूर्वी भाग में स्थित है, पूरे 10 खरब ली दूर। इसके अलावा 6 वलय पर्वत का वातावरण 9 शिखर पर्वत से पूरी तरह अलग है। यह एक अत्यंत खतरनाक जगह है जिससे दांव संघ भी डरता है। हालांकि क्योंकि इस खतरनाक जगह में अनगिनत खजाने और अवसर हैं, साथ ही कई कीमती प्राकृतिक संसाधन भी हैं, इसलिए दांव संघ ने इसके अत्यधिक खतरे के बावजूद यहाँ एक गढ़ स्थापित किया। 9 शिखर पर्वत और 6 वलय पर्वत उत्तर में दांव संघ की पहुंच के लगभग किनारे हैं। आगे उत्तर में कोई उत्तरी महाद्वीप के क्षेत्र में प्रवेश करता है। पूरा उत्तरी महाद्वीप दानव जाति का क्षेत्र है। आमतौर पर मनुष्य शायद ये मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दें युवा मालिक। ये सुनकर मोहिनी का चेहरा लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ विराट के कॉलर को पकड़े हुए था और वह घबरा गई। जल्दी से उसे छोड़ दिया। उसने चुपके से विराट की ओर देखा। उसका दिल चिंता से धड़क रहा था। उसने सोचा कि क्या उसके व्यवहार ने उसे नाराज कर दिया है। अगर वह नाराज था तो यह भयानक होगा। हुआ है, वहां जाना मनुष्य के लिए व्यावहारिक रूप से मौत की सजा है। दूसरे, दांव संघ दानव जाति को उकसाना नहीं चाहता है। मनुष्य पहले से ही महान पश्चिमी महाद्वीप के दानवों के भारी दबाव में है। अगर वे दानवों को भी विरोधी बना लेते तो पिंसर हमले का सामना करते हुए उनका विनाश आसन्न होता। शक्ति सिंधु महाद्वीप में 9 महाद्वीप हैं। मनुष्य मध्य पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी महाद्वीपों पर कब्जा करते हैं। महान पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी महाद्वीपों पर दानव जाति का कब्जा है। उत्तरी और उत्तर पूर्वी महाद्वीप दानव क्षेत्र हैं। हालांकि नाम मात्र के लिए मनुष्य 4 महाद्वीपों को नियंत्रित करते हैं, जिससे वे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सबसे बड़ी जाति बन जाते हैं। वास्तव में उनका क्षेत्र दानवों और राक्षसों के क्षेत्र से केवल थोड़ा बड़ा है। यद्यपि मानव जाति 4 महाद्वीपों पर कब्जा करती है, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी महाद्वीप सही अर्थों में पूर्ण महाद्वीप नहीं है। प्राचीन महायुद्ध के बाद दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी महाद्वीपों के अधिकांश क्षेत्र बिखर गए थे। बहुत कम भूमि बची थी, बाकी जलमग्न हो गया था। उत्तरी महाद्वीप, हालांकि मध्य महाद्वीप जितना विशाल नहीं है, फिर भी मध्य महाद्वीप के आकार का लगभग 2/3 है, जो समान रूप से आश्चर्यजनक है। कम से कम विराट की वर्तमान ताकत के साथ पूरे उत्तरी महाद्वीप को हवा से पार करने में लगभग 1000 साल लगेंगे। भले ही यह खतरनाक हो, मैं डरती नहीं हूं। मोहिनी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें अटूट दृढ़ संकल्प से भरी थीं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ देर उसे घूर कर देखा। उसके दृढ़ रवैये को देखकर वह केवल आह भर सका और अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें अकेले 6 वलय पर्वत भेजना तुम्हें तुम्हारी मौत के मुंह में भेजने से अलग नहीं होगा। हालांकि दांव संघ का गढ़ 6 वलय पर्वत के बाहरी इलाके में स्थित था, जिससे यह अपेक्षाकृत कम खतरनाक था, लेकिन वे स्थान अभी भी इस छोटी लोमड़ी की वर्तमान ताकत की पहुंच से बाहर थे। युवा मालिक, आपका मतलब है आप मेरे साथ घर आएंगे? मोहिनी ने पूछा, लगभग अपने कानों पर विश्वास करने में असमर्थ, हैरान और खुश दोनों। क्योंकि तुम वापस जाने की जिद कर रही हो, मेरे पास तुम्हारे साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा अगर तुम 6 वलय पर्वत में अपनी जान गंवा बैठती हो तो चंपा फिर से दुखी होगी। मैं चंपा को उदास नहीं देखना चाहता, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने शांति से कहा। चंपा दयालु थी। अगर उसे 6 वलय पर्वत के खतरों के बारे में पता होता तो वह इस छोटी लोमड़ी के साथ बहुत अच्छी तरह से जा सकती थी। चंपा को खतरे में पड़ने से रोकने के लिए विराट के पास इस यात्रा पर खुद छोटी लोमड़ी के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद युवा मालिक। यह सुनकर मोहिनी ने अपना सिर झुकाया और सफेद रंग में विराट को अपना धन्यवाद दिया। हालांकि सफेद रंग में विराट ने कहा था कि वह केवल चंपा की खातिर उसके साथ वापस जा रहा था, मोहिनी अभी भी बेहद आभारी थी। युवा मालिक की कंपनी के साथ उसके सुरक्षित रूप से घर लौटने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। हालांकि उसने पहले अपने गृहनगर लौटने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन लोमड़ी कन्या को सुरक्षित रूप से ऐसा करने की अपनी क्षमता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हालांकि अपने घर के लिए अपनी तीव्र लालसा से प्रेरित होकर उसने यह निर्णय दृढ़ता से लिया, यह जानते हुए भी कि यात्रा अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराट उसके साथ जाने के लिए सहमत होगा। ये लोमड़ी कन्या के लिए एक अप्रत्याशित खुशी थी। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। विराट सफेद कपड़े पहने ने हाथ हिलाया और कहा, तुम कब विदा होने की योजना बना रही हो? मुझे आशा है कि जल्द से जल्द, लोमड़ी कन्या ने फुसफुसाते हुए कहा। वह 1 दशक से अधिक समय से अपने गृहनगर से दूर थी और आरोहण लोक को तोड़ने के बाद वह लौटने के लिए उत्सुक थी और एक पल के लिए भी देरी नहीं करना चाहती थी। ठीक है, वापस जाओ और तैयारी करो और कल प्रस्थान करो। विराट सफेद कपड़े पहने ने एक पल के लिए सोचा और अंत में कहा, जी युवा मालिक, तो मैं चलती हूँ। यह सुनकर लोमड़ी कन्या ने उत्साह से सिर हिलाया। ठीक है, जाओ। विराट सफेद कपड़े पहने ने अपना हाथ हिलाया। अगले दिन विराट दांव संघ मुख्यालय से दक्षिणी महाद्वीप लौटा। मोहिनी को अपने साथ ले गया। चंपा शुरू में मोहिनी की घर वापसी को लेकर थोड़ी चिंतित थी और उसने उसके साथ जाने की योजना भी बनाई थी, लेकिन अब जब उसने देखा कि उसका युवा मालिक व्यक्तिगत रूप से मोहिनी के साथ वापस जा रहा है तो चंपा पूरी तरह से राहत महसूस कर रही थी। उसके युवा मालिक के व्यक्तिगत साथ के साथ उसकी बहन मोहिनी के घर लौटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चंपा को विराट पर लगभग बिना शर्त भरोसा था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसका युवा मालिक नहीं कर सकता था। जहां तक 6 वलय पर्वत किस तरह की जगह थी चंपा को नहीं पता था, अन्यथा वह इतनी शांत नहीं होती। आखिरकार उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप के बीच की दूरी बहुत अधिक थी। चंपा संभवतः इतनी दूर की जगह के बारे में कुछ भी कैसे जान सकती थी? यहां तक कि पूरे मध्य महाद्वीप के लिए भी चंपा ज्यादा नहीं जानती थी। उत्तरी महाद्वीप तो दूर की बात थी। अपने बड़ों के संरक्षण में वह हमेशा लापरवाह पली बड़ी थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में उसकी समझ हमेशा दिव्य पवन महल के अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र तक सीमित रही थी। अब दिव्य पवन महल की शक्ति के तेजी से विकास और इसके क्षेत्र के तेजी से विस्तार के साथ महल की स्वामिनी जानबूझकर चाहती थी कि वह बाहरी दुनिया के बारे में अधिक जाने। उसे अक्सर विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण यात्राओं पर ले जाती थी, जिससे उसका क्षितिज काफी विस्तृत हो गया। फिर भी चंपा को केवल मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग की अपेक्षाकृत अच्छी समझ थी। अन्य स्थानों के लिए उसका ज्ञान सीमित रहा। चंपा की कभी भी बहुत महत्वाकांक्षा नहीं थी। जीवन में उसकी सबसे बड़ी इच्छा बस युवा मालिक की एक समर्पित दासी बनना थी। इसलिए उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप से संबंधित अन्य मामलों में बहुत कम रुचि थी। इस स्थिति के सामने महल की स्वामिनी असहाय थी। यदि चंपा इसी मानसिकता के साथ चलती रही तो भविष्य में उसके लिए एक अच्छी महल स्वामिनी बनना मुश्किल होगा। हालांकि उन्होंने चंपा के साथ अपनी बेटी की तरह व्यवहार किया, उस पर बहुत प्यार बरसाया और उसे कभी भी फटकारना नहीं चाहा। वे केवल उसे धीरे से मार्गदर्शन करने में अधिक समय और प्रयास खर्च कर सकती थीं। उस दिन दिव्य पवन महल की स्वामिनी चंपा के निवास पर पहुंची और देखा कि छोटी लोमड़ी, जो हमेशा चंपा के पीछे रहती थी, कहीं नहीं थी। उसे देखकर वे उत्सुकता से पूछने से नहीं रोक सकी, चंपा, छोटी लोमड़ी कहाँ है? आज हमने उसे क्यों नहीं देखा? ओह, बहन मोहिनी ने कहा कि उसे घर की याद आ रही है, इसलिए युवा मालिक उसे घर ले गए। चंपा ने सच्चाई से उत्तर दिया। विराट छोटी लोमड़ी को घर ले गया। यह सुनकर दिव्य पवन महल की स्वामिनी हैरान रह गई। उन्होंने चंपा की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि छोटी लोमड़ी का घर उत्तरी महाद्वीप के पास 9 शिखर पर्वत में था? विराट उसे वापस ले जाने की योजना कैसे बना रहा है? उत्तरी महाद्वीप दक्षिणी महाद्वीप से अविश्वसनीय रूप से दूर था। विराट संभवतः छोटी लोमड़ी के साथ धीरे धीरे वहां नहीं उड़ सकता था। हालांकि उत्तरी महाद्वीप की ओर जाने वाले केवल 2 स्थानिक मार्ग थे, एक युमेश शाही शहर और पशुपालन संप्रदाय को जोड़ने वाला और दूसरा दांव संघ मुख्यालय और 9 शिखर पर्वत को जोड़ने वाला। तलवार संप्रदाय और पशुपालन संप्रदाय के बीच दुश्मनी काफी है, इसलिए विराट संभवतः छोटी लोमड़ी को इस स्थानिक मार्ग से नहीं ले जाएगा। इसलिए सबसे संभावित स्पष्टीकरण यह है कि विराट छोटी लोमड़ी को 6 वलय पर्वत की ओर जाने वाले स्थानिक मार्ग से ले गया। ओ, युवा मालिक ने कहा कि वे छोटी लोमड़ी को दांव संघ मुख्यालय के स्थानिक मार्ग से वापस ले गए। चंपा ने कहा, यह बच्चा, उसने वास्तव में यह रास्ता अपनाया, वह काफी साहसी है। यह सुनकर दिव्य पवन महल की स्वामिनी महारानी रेणुका ने नाक सिकोड़ी। चंपा के विपरीत महारानी रेणुका दांव संघ की स्थिति से पूरी तरह अनजान नहीं थी। वह 6 वलय पर्वत के बारे में कुछ जानती थी। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि 6 वलय पर्वत कैसी जगह थी। गुरुमा, क्या कोई समस्या है? अपने गुरु के हाव भाव देखकर चंपा ने जल्दी से पूछा। कुछ नहीं, महारानी रेणुका ने सिर हिलाया और कहा। वे चंपा को सच्चाई नहीं बताना चाहती थी, कहीं ऐसा न हो कि चंपा अनावश्यक रूप से चिंता करे। चंपा,
तुम वास्तव में लापरवाह हो। तुमने उस छोटी लोमड़ी को अकेले विराट के पीछे जाने दिया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह उसे छीन लेगी? अगर विराट उस छोटी लोमड़ी के साथ भाग गया तो तुम क्या करोगी? दिव्य पवन महल की स्वामिनी ने चंपा के माथे पर एक पतली उंगली दबाई, थोड़ी झुंझलाहट के साथ बोलते हुए। छोटी लोमड़ी की सुंदरता किसी भी तरह से चंपा से कम नहीं थी, और लोमड़ी आत्मा का जन्मजात आकर्षण स्वाभाविक रूप से पुरुषों के लिए अप्रतिरोध्य था। केवल चंपा जैसी भोली और मासूम लड़की ही इतनी असावधान होगी। अगर यह कोई और महिला होती तो विराट को उस छोटी लोमड़ी के साथ लाखों मील की यात्रा करने देने की बात तो दूर, वह शायद युवा मालिक उस तरह के व्यक्ति नहीं होने चाहिए, है ना? अपने गुरु की बातें सुनकर चंपा चिंता किए बिना नहीं रह सकी। वह यह याद करने से नहीं रोक सकी कि नीलिमा ने उसे पहले क्या बताया था, और उसकी चिंताएं गहरी हो गईं। वह चिंतित नहीं थी कि युवा मालिक अन्य महिलाओं को पसंद करते हैं, बल्कि यह कि वह उसे छोड़ देंगे। तुम पगली लड़की, अब तुम चिंतित हो? दिव्य पवन महल की स्वामिनी ने चिढ़कर कहा। मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हें जल्द से जल्द विराट के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। इस तरह तुम्हें उसके भागने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वे नहीं चाहती थी कि उनकी शिष्या उनकी गलतियों को दोहराए और दिल के मामलों में अपने जीवन पर पछतावा करे। सूर्यवीर के साथ अपने रिश्ते के विचार ने दिव्य पवन महल की स्वामिनी को असहज महसूस कराया। यदि सूर्य वह उनकी उपपत्नी बनने को तैयार होती, लेकिन दुर्भाग्य से सूर्यवीर अपने प्यार में अटूट थे। मीरा को पाने के बाद उनका दिल किसी और महिला को जगह नहीं दे सका। अब हालांकि वह और सूर्यवीर शारीरिक रूप से करीब, दिव्य पवन महल की स्वामिनी महारानी रेणुका के मन में सूर्यवीर के साथ अपने संबंधों को लेकर एक अजीब सी बेचैनी थी। यदि सूर्यवीर उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होते तो वह उनकी दूसरी पत्नी बनकर भी खुशी खुशी रहने को तैयार थी, लेकिन दुर्भाग्य से सूर्यवीर अपने प्रेम में अटल थे। मीरा के आ जाने के बाद उनके दिल में किसी और स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। अब भले ही वह और सूर्यवीर भौतिक रूप से करीब थे, लेकिन उनके दिलों के बीच की दूरी एक ऐसा शून्य बन गई थी जिसे भरना असंभव लग रहा था। तो गुरु मां, मुझे क्या करना चाहिए? चंपा ने महारानी रेणुका की ओर देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि यही उचित है। मैं तुम्हारी ओर से तुम्हारे गुरु सूर्यवीर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखूंगी और उन्हें निर्णय लेने दूंगी कि तुम्हारी सगाई विराट से करनी है या नहीं। तुम दोनों का विवाह जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए, ताकि तुम्हें इस बात की चिंता न रहे कि विराट हाथ से निकल जाएगा। महारानी रेणुका ने कुछ क्षण विचार करने के बाद कहा। यदि वह चंपा की ओर से सूर्यवीर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती तो सूर्यवीर निश्चित रूप से मना नहीं करते, क्योंकि चंपा मूल रूप से वही बच्ची थी जिसे सूर्यवीर ने अपनाया था और खुद पाला था। सूर्यवीर ने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह माना है, और उसके लिए उनका प्रेम विराट से कम नहीं है। यदि चंपा साधना में असमर्थ न होती और अभी भी छोटी होती तो शायद दक्षिणी महाद्वीप छोड़ने से पहले ही उन्होंने चंपा की सगाई विराट से कर दी होती, और विराट निश्चित रूप से इसे अस्वीकार नहीं करता। हालांकि विराट के आसपास कई स्त्रियां हैं, लेकिन उसके दिल में चंपा का स्थान अद्वितीय है। आखिरकार चंपा वह है जो उसके साथ बड़ी हुई है, और वह और विराट वास्तव में बचपन के साथी हैं। यह क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? यह सुनकर चंपा ने काफी देर तक संकोच किया और अंत में दबी जुबान में कहा, इसमें अनुचित क्या है? क्या तुम विराट को पसंद नहीं करती? महारानी रेणुका उत्सुकता से पूछे बिना न रह सकी। बेशक मैं छोटे मालिक को पसंद करती हूँ, लेकिन अगर मैं छोटे मालिक से शादी कर लूं तो क्या दीदी यामिनी, दीदी निहारिका और दीदी शालिनी बहुत दुखी नहीं होंगी? आखिरकार वे लंबे समय से छोटे मालिक के साथ हैं। छोटे मालिक ने उनसे शादी नहीं की, लेकिन मुझसे पहले शादी कर ली। क्या उनका दिल नहीं टूट जाएगा? इसके अलावा छोटे मालिक शायद बहुत कठिन स्थिति में पड़ जाएंगे। चंपा ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम पगली लड़की, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, लेकिन क्या तुम अपने बारे में सोचना नहीं जानती? महारानी रेणुका खुद को रोक न सकी और उन्होंने आगे बढ़कर चंपा के सिर को सहलाया और धीरे से आह भरी। ठीक है, उस लड़के के बारे में अब और बात नहीं करते। चंपा, अब मैं तुम्हें प्रशिक्षण के लिए एक नई जगह ले जाऊंगी। तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत से साधना करनी होगी ताकि तुम विराट की रफ्तार के साथ चल सको। इस तरह जब भविष्य में विराट कठिनाइयों का सामना करेगा तो तुम उसकी मदद कर सकोगी। अन्यथा एक बार जब विराट एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाएगा तो तुम उससे बहुत पीछे छूट जाओगी, और भले ही तुम उसके साथ लड़ना चाहो तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। इसके बजाय तुम उस पर सिर्फ एक बोझ बन जाओगी। महारानी रेणुका ने चंपा के सिर को थपथपाते हुए कहा। इस लड़की को कड़ी साधना के लिए प्रेरित करने का एकमात्र तरीका विराट का नाम इस्तेमाल करना था। अन्यथा इस लड़की के व्यक्तित्व को देखते हुए बिना दबाव के वह केवल अपनी असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा को बर्बाद करते हुए जीवन भर लापरवाही से जीती रहेगी। हालांकि दिव्य पवन महल अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, और वह स्वयं और दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों का एक समूह उसकी रक्षा कर रहा है। चंपा एक लापरवाह जीवन जी सकती थी। हालांकि महारानी रेणुका अभी भी चाहती थी कि चंपा मार्शल आर्ट के पथ पर कुछ हासिल करे ताकि वह बहुत पीछे न छूट जाए। अन्यथा भले ही विराट इस छोटी लड़की से कितना भी प्यार करता हो, अगर ताकत का अंतर बहुत अधिक हुआ और चंपा विराट की दुनिया को समझ भी नहीं पाई तो उनके बीच के सामान्य विषय कम होते जाएंगे। भले ही विराट चंपा से दूरी न बनाना चाहे, लेकिन वास्तविक अंतर उन्हें एक दूसरे से दूर कर देगा। चंपा की गुरु के रूप में महारानी रेणुका ऐसा दृश्य सामने आते नहीं देखना चाहती थी। प्रेम के मामलों में उनका अपना जीवन काफी दुखद रहा था, और वह नहीं चाहती थी कि उनकी शिष्या उनके नक्शे एकदम पर चले। सूर्यवीर के साथ बार बार दीवार से टकराने के बाद महारानी रेणुका प्रेम के प्रति निराश हो गई थी। प्रेम में मिली निराशा ने उन्हें अपनी सारी भावनाएं अपनी शिष्या पर केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। चंपा लगभग उनका एकमात्र भावनात्मक सहारा बन गई थी। जी जी गुरु मां। महारानी रेणुका की बातें सुनकर चंपा ने दाना चुगते हुए चूजे की तरह बार बार से हिलाया। वह छोटे मालिक पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, उन्हें पीछे नहीं खींचना चाहती थी। महारानी रेणुका के शब्दों ने निस्संदेह उसके भीतर काफी हलचल मचा दी थी। चंपा, जो पहले अपने दिन आराम से बिताती थी और उसकी दैनिक साधना केवल कार्य पूरा करने का एक साधन थी, अब साधना के लिए नए उत्साह से भर गई थी। ठीक है, तो चलो चलते हैं। महारानी रेणुका मुस्कुराई और धीरे से उसके सिर को थपथपाया। जहां तक विराट की उस छोटी लोमड़ी को लेकर छहवलय पर्वत जाने की बात थी, महारानी रेणुका ने खुद को इससे चिंतित नहीं किया। हालांकि छहवलय पर्वत बेहद खतरनाक थे, लेकिन वह लड़का समझदारी से काम लेता था। चूंकि उसने छोटी लोमड़ी को इस रास्ते से ले जाने का फैसला किया था, इसका मतलब था कि उसे भरोसा था कि वह खतरों से निपट सकता है, इसलिए उन्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप, मध्य महाद्वीप और उत्तरी महाद्वीप के बीच का सीमावर्ती क्षेत्र एक विशाल अंतहीन प्राचीन जंगल से एक अनंत जंगली आभा निकल रही थी, विशेष रूप से जंगल की गहराई में, जहां से एक भयावह शक्ति का एहसास हो रहा था। यह सीमाहीन सुनसान पर्वतीय जंगल प्रसिद्ध छहवलय पर्वत श्रृंखला है, जो पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में प्रसिद्ध है। छहवलय पर्वत के दक्षिणी किनारे पर एक जंगल में स्थित इमारतों का एक भव्य और विशाल परिसर है। दाव संघ द्वारा छहवलय पर्वत के भीतर स्थापित किया गया गढ़। यह दाव संघ गढ़ एक स्थानिक मार्ग द्वारा दाव संघ मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। इस दिन स्थानिक मार्ग के निकास में हलचल हुई, और अगले ही पल नीले वस्त्र रूप से सुंदर और स्वाभाविक रूप से आकर्षक युवती, एक प्यारी सफेद बिल्ली और एक बड़ा कुछ हद तक सुस्त कछुआ वहां प्रकट हुए। इन चारों के प्रकट होते ही दाव संघ गढ़ की इमारतों के भीतर से एक आकृति तेजी से उनकी ओर उड़ती हुई आई। यह एक कठोर चेहरे वाला बुजुर्ग व्यक्ति था। चारों को देखकर वह क्षण भर के लिए दंग रह गया, फिर कुछ नाराजगी भरे भाव के साथ बोला, विराट, तुम हो? विराट ने कठोर चेहरे वाले बुजुर्ग की ओर देखा और आश्चर्य का संकेत दिखाए बिना न रह सका। एल्डर हेमंत, बहुत समय हो गया, विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस कठोर चेहरे वाले बुजुर्ग का नाम एल्डर हेमंत था। विराट उनसे विशेष रूप से परिचित नहीं था, वे पहले एक बार मिले थे। वर्षों पहले दक्षिणी महाद्वीप से युमेश शाही शहर की अपनी यात्रा पर विराट एल्डर हेमंत से तब मिला था जब उसने और वैदेही ने जालिम सिंह को हराया था। उस समय वैदेही ने एल्डर हेमंत को धोखा देने के लिए उसे एक झूठा नाम दिया था, यह दावा करते हुए कि वह उसका कोई दूर का चचेरा भाई वैभव है। क्योंकि उस समय विराट की साधना अभी भी कम थी, एल्डर हेमंत ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में जब विराट ने युमेश शाही शहर में अपना कौशल दिखाया और मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की घटनाओं की श्रृंखला के बाद एल्डर हेमंत को स्वाभाविक रूप से विराट की असली पहचान का पता चला। वह वैदेही का कोई दूर का चचेरा भाई नहीं, बल्कि सूर्यवीर का बेटा था। दाव संघ के भीतर शांति के समर्थक के रूप में एल्डर हेमंत स्वाभाविक रूप से विराट का स्वागत नहीं करते थे। विराट, तुम छहवलय पर्वत में क्या कर रहे हो? एल्डर हेमंत ने विराट से रूखेपन से पूछा।
मैं आया क्योंकि मेरी मर्जी। क्या कोई समस्या है? विराट ने उदासीनता से उत्तर दिया। एल्डर हेमंत उसे नापसंद करते थे और विराट के मन में भी एल्डर हेमंत के लिए कोई सद्भावना नहीं थी। सटीक रूप से कहें तो विराट के मन में शांति समर्थक गुट के किसी भी व्यक्ति के लिए कोई सद्भावना नहीं थी। यह सुनकर एल्डर हेमंत काफी देर तक निशब्द रहे। दांव संघ ने छह वलय पर्वत में गढ़ की स्थापना मूल रूप से दांव संघ के योद्धाओं के प्रशिक्षण के लिए की थी और यह दांव संघ के किसी भी योद्धा को आने से नहीं रोकता था। विराट को अब दांव संघ का दांव पुत्र माना जाता था, इसलिए छह वलय पर्वत में उसका आना पूरी तरह से वैध था। हालांकि उन्हें इस स्थानिक मार्ग की रक्षा के लिए छह वलय पर्वत में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन उनका कर्तव्य केवल इसकी रक्षा करना था और उन्हें यहां प्रशिक्षण के लिए आने वाले दांव पुत्रों से सवाल करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा उन्हें छह वलय पर्वत की रक्षा के लिए इसलिए नियुक्त किया गया था क्योंकि उन्होंने आरोहण लोक के शिखर को तोड़ दिया था। वह आरोहण लोक के शिखर को तोड़ने में सक्षम थे क्योंकि उन्होंने किसी के माध्यम से वैदेही की पर्वत चोटी पर विराट से एक आरोहण गोली खरीदी थी। अन्यथा उनकी मार्शल आर्ट योग्यता के साथ बिना आरोहण गोली के यह अनिश्चित था कि क्या वे अपने जीवन काल में आरोहण लोक के शिखर तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। आखिरकार उनकी मार्शल आर्ट योग्यता उत्कृष्ट नहीं थी और आरोहण लोक के बाद के चरण तक उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट क्षमता लगभग समाप्त कर ली थी। एक विशेष अवसर के बिना उनका मार्शल आर्ट पथ अनिवार्य रूप से समाप्त हो गया होता। एल्डर हेमंत ने वास्तव में अपने मार्शल आर्ट भविष्य की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आरोहण गोली जैसी चमत्कारी दवा थी। एक आरोहण गोली लगभग गारंटी दे सकती थी कि एक योद्धा अगले दायरे की बाधा को तोड़ देगा। हालांकि एल्डर हेमंत ने विराट की आरोहण गोली के कारण आरोहण लोक के शिखर को तोड़ दिया था, लेकिन उन्हें इसके लिए विराट के प्रति कोई कृतज्ञता महसूस नहीं हुई। उन्होंने पैसे देकर आरोहण गोली खरीदी थी और पैसा और सामान दोनों का हिसाब बराबर हो गया था। उनकी राय में उन पर विराट का कुछ भी बकाया नहीं था। हम छह वलय पर्वत एक प्रसिद्ध खतरनाक जगह है। दांव पुत्र विराट की छोटी सी साधना के साथ इसे हल्के में लेना बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि अंदर जाओ और बाहर ना आ पाओ। काफी देर तक चुप रहने के बाद एल्डर हेमंत ने अंततः ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे ओ बुढ़े, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पिटना चाहते हो? एल्डर हेमंत के अजीब शब्द सुनकर शार्दुल से रहा नहीं गया। जैसे ही उसने यह कहा, वह एल्डर हेमंत पर हमला करना चाहता था। हालांकि जब वह कार्रवाई करना चाहता था, विराट ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। अगर मैं बाहर आ सका तो मैं एल्डर हेमंत को परेशान नहीं करूंगा। विराट ने एल्डर हेमंत की ओर देखा और शांति से कहा, यदि एल्डर हेमंत के पास करने के लिए और कुछ नहीं है तो मैं इजाजत लूंगा, अलविदा। इतना कहकर विराट यहां और नहीं रुका और लोमड़ी कन्या शार्दुल और विशाल कछुए के साथ मुड़ा और दांव संघ स्टेशन से निकल गया। एल्डर हेमंत ने विराट की जाती हुई आकृति को देखा। उनकी आंखों में अनचाही चमक आ गई। बॉस, वह बूढ़ा कमीना वास्तव में बहुत नीच है। आपने मुझे उसे सबक क्यों नहीं सिखाने दिया? दांव संघ गढ़ छोड़ने के बाद शार्दुल पूछे बिना नहीं रह सका। इस तरह की बात के लिए उसके साथ उलझने की कोई जरूरत नहीं है। यह उन आत्मसमर्पण गुट के कमीनों को केवल परेशानी पैदा करने का एक और अवसर देगा। विराट ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारा तलवार संप्रदाय अभी इतना मजबूत नहीं है। अभी आत्मसमर्पण गुट के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ने का समय नहीं आया है। हालांकि आत्मसमर्पण गुट सीमा पर ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने अभी तक युद्ध समर्थक गुट के साथ पूरी तरह से संबंध नहीं तोड़े थे और दुश्मन नहीं बने थे। युद्ध समर्थक गुट हालांकि यह उम्मीद नहीं करता था कि आत्मसमर्पण गुट दानव सेना के आक्रमण का विरोध करने में योगदान देगा, लेकिन इस समय उनके साथ संबंध नहीं तोड़ना चाहता था। ऐसा न हो कि उन पर दोनों तरफ से हमला हो और वे दोहरी मार झेलें। हालांकि तलवार संप्रदाय की वर्तमान ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन यह अपने दम पर दानव सेना के आक्रमण का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। इसलिए कई मामलों में विराट आमतौर पर आत्मसमर्पण गुट के उकसावों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, जब तक कि वे बहुत अपमानजनक न हो। बेशक अगर जय जैसा कोई उसके दरवाजे पर आता तो विराट इसे बर्दाश्त नहीं करता। हम ये शापित कमीने, जब मैं काफी मजबूत हो जाऊंगा तो मैं उन सभी को एक एक करके कुचल दूंगा। शार्दुल गुर्राया। वह वास्तव में उन बदमाशों के अहंकारी रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चिंता मत करो, वह दिन आएगा। विराट ने उसके प्यारे रोएदार सिर को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। समूह कुछ देर तक जंगल में चला। अचानक एक विशाल आकृति एक अतुलनीय रूप से क्रूर आभा लिए हुए उनकी ओर झपटी। यह एक तेंदुआ था जिसका साधना स्तर आरोहण लोक के बाद के चरण जितना ऊंचा था। आह! क्रूर तेंदुए को झपटते देख लोमड़ी कन्या डर के मारे चीख पड़ी। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। विराट ने लापरवाही से एक मुक्का मारा और एक ही बार में तेंदुए को मार डाला। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह आसानी से एक आरोहण लोक के बाद के चरण के दानव जानवर को कुचल सकता था। राक्षसी तेंदुए ने कभी नहीं सोचा था कि महान क्षेत्र के शुरुआती चरण में एकमात्र चींटी इतनी भयानक ताकत रख सकती है। इस चींटी के सामने उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और वह आसानी से मारा गया। मूल रूप से उसने इस चींटी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। उसने शुरुआती आरोहण लोक की लोमड़ी कन्या पर झपट्टा मारा था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिसने उसे अंततः मारा वह वही चींटी होगी जिससे वह घृणा करता था। अरे छोटी लोमड़ी, तुम क्या चिल्ला रही हो? विराट ने लापरवाही से राक्षसी तेंदुए के शव को दूर रखा, मुड़ा और लोमड़ी कन्या को घूरा और झुंझलाते हुए कहा, छोटे मालिक, मैं अभी खुद को रोक नहीं पाई। अगली बार मैं अधिक सावधान रहूंगी। ये सुनकर लोमड़ी कन्या थोड़ा शर्मा गई और डरते हुए बोली, तुम छोटी लोमड़ी, इतनी कायर। तुमने कहा था कि तुम छह वलय पर्वत में अकेले आई थी। अगर तुम सच में अकेले आती तो शायद तुम डर के मारे अपने पैर भी नहीं हिला पाती। विराट ने उसकी ओर देखा और कहा। यह सुनकर लोमड़ी कन्या बहुत शर्मा गई, अपना सिर नीचे कर लिया और विराट की ओर देखने से इनकार कर दिया। उसकी दयनीय स्थिति देखकर विराट ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। समूह ने पहाड़ों और जंगलों के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वे चलते गए उन पर अक्सर राक्षसी जानवरों द्वारा हमला किया जाता था। इन हमलों का लक्ष्य अक्सर उनके बीच सबसे कमजोर लोमड़ी कन्या होती थी, क्योंकि उसकी साधना आभा सबसे मजबूत थी। विराट महान क्षेत्र के शुरुआती चरण में आमतौर पर राक्षसी जानवरों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता था। जहां तक शार्दुल और विशाल कछुए की बात है, प्राचीन प्रजातियों के वंशज होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से अपनी आभा को छिपाना जानते थे। जब तक वे लड़ नहीं रहे थे या सक्रिय रूप से अपनी साधना जारी नहीं कर रहे थे, वे केवल महान क्षेत्र के प्रतीत होते थे। वे केवल उस क्षेत्र के राक्षसी जानवर थे। इसलिए लोमड़ी कन्या, जिसकी साधना आभा सबसे अधिक विशिष्ट थी, उनके हमले का प्राथमिक लक्ष्य बन गई। शुरुआत में विराट लोमड़ी कन्या को राक्षसी जानवरों के हमलों से बचाने में मदद करता था, लेकिन बाद में छोटी लोमड़ी को डरपोक होकर अपने बगल में दुबते हुए देखकर, हमेशा उसकी सुरक्षा पर निर्भर रहते हुए और जानवरों का सामना करने के लिए अनिच्छुक देखकर विराट ने अपना दिल पत्थर कर लिया। उसने जानवरों से लड़ने में लोमड़ी कन्या की सक्रिय रूप से मदद करना बंद कर दिया और इसके बजाय उसे खुद उनसे लड़ने के लिए मजबूर किया। वह केवल उसके घर जाने के रास्ते में उसके साथ था और लंबे समय तक उसके साथ नहीं रह सकता था। यदि छोटी लोमड़ी लड़ना नहीं जानती तो उसकी सुरक्षा खोने के बाद वह अनिवार्य रूप से जानवर का भोजन बन जाएगी। इसलिए विराट ने इस यात्रा का उपयोग छोटी लोमड़ी को ठीक से प्रशिक्षित करने और उसकी युद्ध क्षमताओं में सुधार करने के लिए करने का निर्णय लिया। विराट की सुरक्षा के बिना लोमड़ी कन्या राक्षसी जानवरों के हमलों के खिलाफ पूरी तरह से असहाय थी और कई बार मरते मरते बची। अगर आखिरी समय में विराट का हस्तक्षेप न होता तो लोमड़ी कन्या शायद कई बार मर चुकी होती। हालांकि कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद लोमड़ी कन्या धीरे धीरे साहसी हो गई और क्रूर राक्षसी जानवरों से लड़ने का साहस जुटाने लगी। सच में ऐसा नहीं था कि लोमड़ी कन्या के पास युद्ध के अनुभव की कमी थी। बात बस इतनी थी कि जब से वह चंपा के साथ जुड़ी थी उसने लंबे समय से लड़ाई नहीं की थी। इसके अलावा जब वह पहली बार चंपा के साथ जुड़ी थी तब वह केवल महान क्षेत्र के बाद के चरण में थी। पिछले एक दशक या उससे अधिक समय में तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना संसाधनों के साथ उसकी साधना की गति आसमान छू गई थी। केवल 10 वर्षों में उसने महान क्षेत्र के बाद के चरण से आरोहण लोक के शुरुआती चरण में प्रवेश कर लिया था। हालांकि पिछले एक दशक में साधना में उसके महत्वपूर्ण सुधार के बावजूद लोमड़ी कन्या ने युद्ध का अनुभव नहीं किया था। आरोहण लोक के योद्धा से लड़ने की तो बात ही छोड़िए,
इसके परिणाम स्वरूप उसके पास अब आरोहण लोक की साधना साहस की कमी थी और उन्हें हराने के लिए आत्मविश्वास तो और भी कम था। इसलिए आरोहण लोक के राक्षसी जानवरों के हमलों का सामना करते समय वह शुरू में इतनी घबराई हुई दिखाई दी। हालांकि कई लड़ाइयों के बाद उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि इन आरोहण लोक के राक्षसी जानवरों की ताकत उतनी भयानक नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी, जिससे लोमड़ी कन्या का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। नतीजतन उसकी स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। अब वह उन क्रूर राक्षसी जानवरों द्वारा एक तरफा शिकार नहीं बन रही थी। वास्तव में भले ही लोमड़ी कन्या डरपोक थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति काफी विचारणीय थी। आखिरकार वह काफी समय तक तलवार संप्रदाय में रही थी और चंपा ने हमेशा उसका अच्छा ख्याल रखा था। विराट से प्राप्त साधना संसाधनों को उसके साथ साझा किया था। तलवार संप्रदाय के अद्भुत साधना संसाधनों के समर्थन के साथ लोमड़ी कन्या द्वारा परिष्कृत सच्चे सार की शुद्धता उसी स्तर के सामान्य योद्धाओं से कहीं अधिक थी। युद्ध शक्ति के मामले में लोमड़ी कन्या उसी स्तर के योद्धाओं से बहुत आगे थी। तलवार संप्रदाय में सबसे कमजोर योद्धा भी अन्य योद्धाओं से लड़ने के लिए कम से कम एक या दो लोगों को पार कर सकता था। जब तक कि वे दांव संघ के असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट दिग्गजों का सामना न करें, कोई भी तलवार संप्रदाय का योद्धा समान साधना स्तर के प्रतिद्वंद्वी से नहीं हार सकता। हालांकि लोमड़ी कन्या ने हाल ही में आरोहण लोक के शुरुआती चरण में प्रवेश किया है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति ऐसी है कि वह आरोहण लोक के बाद के चरण के दानव जानवरों के खिलाफ भी अपनी पकड़ बना सकती है। जब तक कि उसका सामना आरोहण लोक के शिखर या उससे ऊपर के किसी दानव जानवर से नहीं होता, वह लगभग अजेय है। धड़ाम 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 पहाड़ों और जंगलों में आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लोमड़ी कन्या एक विशाल दानव भेड़िए से भिड़ गई। इस दानव भेड़िए की साधना आरोहण लोक के बाद के चरण तक पहुंच चुकी थी। हालांकि इस लड़ाई में दानव भेड़िए को कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि उस पर सुंदर लोमड़ी कन्या द्वारा लगातार हमला किया गया। लड़ाई पूरे 3 दिनों तक चली, जब तक कि अंत में एक कानफोड़ दहाड़ के साथ लोमड़ी कन्या ने दानव भेड़िए को थकाकर मार डाला। वास्तव में दानव भेड़िए ने स्थिति को गंभीर महसूस करते हुए भागने की कोशिश की थी। हालांकि लोमड़ी कन्या के कौशल को निखारने के लिए विराट ने सीधे उनके चारों ओर एक बंधन व्यूह स्थापित कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि कोई भी बच न सके और उन्हें एक हताश लड़ाई में मजबूर कर दिया। छोटी लोमड़ी बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। विराट ने ताली बजाई और लोमड़ी कन्या को बहुत प्रशंसा के साथ देखा। प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद लोमड़ी कन्या ने महत्वपूर्ण प्रगति की थी। आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं मालिक। विराट की बातें सुनकर लोमड़ी कन्या ने शर्माते हुए कहा। एक पल रुकने के बाद उसने विराट की ओर देखा, एक पल के लिए संकोच किया और अंत में कहने की हिम्मत जुटाई, मालिक मेरा असल में एक नाम है। मुझे छोटी लोमड़ी नहीं कहा जाता, मेरा नाम मोहिनी है। हालांकि लोमड़ी कन्या ने काफी साहस जुटाया था, लेकिन अंत तक उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। वह विराट की नजरों से बच रही थी। उसका सिर झुका हुआ था, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह सुनकर विराट दंग रह गया। सच कहूं तो यह पहली बार था जब उसने लोमड़ी कन्या का नाम सुना था। इससे पहले संदेह से बचने के लिए उसने हमेशा इस छोटी लोमड़ी के साथ बहुत अधिक संपर्क से परहेज किया था और उससे बमुश्किल बात की थी। इसलिए विराट इस लोमड़ी कन्या के बारे में बहुत कम जानता था। वह उसका नाम भी नहीं जानता था। यदि लोमड़ी कन्या ने घर जाने की जिद न की होती, जिससे विराट को उसके साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो उसका उसके साथ बहुत कम संपर्क होता। रास्ते में उसे छोटी लोमड़ी कहने की आदत हो गई थी और उसने उसका नाम नहीं पूछा था। अब जब लोमड़ी कन्या ने खुद अपना नाम बताया, तभी विराट को पता चला कि उसका नाम मोहिनी था। वास्तव में हाल ही में विराट के साथ अधिक समय बिताने के बाद राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ाई में उसकी निरंतर जीत के साथ लोमड़ी कन्या ने उसे अपना नाम बताने की हिम्मत जुटाई। अन्यथा अपनी पिछली मानसिकता के साथ वह कभी विराट से बात करने की हिम्मत नहीं करती। ओह, तो तुम्हारा नाम मोहिनी है? विराट एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराया और कहा, हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें छोटी लोमड़ी कहना ज्यादा अच्छा लगता है। आपको जो भी बुलाना पसंद हो छोटे मालिक, कृपया बुलाएं। आप मोहिनी को जो भी बुलाएंगे मोहिनी को पसंद आएगा। लोमड़ी कन्या ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा शर्म से भर गया। छोटे मालिक उसे जो भी बुलाते, जब तक वे उससे बात करते, उसे असीम खुशी महसूस होती। लोमड़ी कन्या के भाव देखकर विराट निशब्द रह गया। क्या यह छोटी लोमड़ी उसके प्यार में पड़ गई है? विराट अब नौसिखिया नहीं था। भले ही वह प्रेम के मामलों के उतार चढ़ाव में धीमा था, लेकिन इतने सारे अनुभवों के बाद वह पहले की तुलना में बहुत अधिक समझदार था। देर हो रही है, हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। विराट ने हल्की खांसी की। हालांकि उसने लोमड़ी कन्या के विचारों को समझ लिया था, लेकिन विराट ऐसे मामलों में उलझना नहीं चाहता था। अभी वह आखिरी चीज जो चाहता था वह थी रोमांटिक उलझनों में फंसना। विराट खुद को महिलाओं का शौकीन नहीं मानता था। जब महिलाओं से निपटने की बात आती थी तो उसके पास वास्तव में बहुत अधिक चालें नहीं थी। यद्यपि वह प्रेम के मामलों के बारे में पहले की तुलना में बहुत अधिक समझदार था, फिर भी वह अपने हरम में महिलाओं के बीच संबंधों को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं कर सकता था। अपनी तरफ एक और महिला होने से चीजें और अधिक अराजक हो जाएंगी और विराट ऐसी मुसीबत को आमंत्रित नहीं करना चाहता था। विराट ने अपना हाथ हिलाया, वायुवेग नौका निकाली और एक चमक के साथ उस पर उड़ गया। उसने लोमड़ी कन्या की ओर मुड़कर कहा, छोटी लोमड़ी, ऊपर आ जाओ। 6 वलयी पर्वत 9 शिखर पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित था, जो पूरे 10 करोड़ मील दूर था। उनकी वर्तमान गति से धीरे धीरे उड़ते हुए उन्हें शायद दशकों लग जाएंगे। विराट यात्रा में इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। लोमड़ी कन्या के साथ धीरे धीरे यात्रा करने का कारण केवल छोटी लोमड़ी को प्रशिक्षित करना था। अब जब छोटी लोमड़ी ने मूल रूप से प्रशिक्षण प्रभाव प्राप्त कर लिया था, तो इतनी धीरे यात्रा जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह वायुवेग नौका एक आध्यात्मिक पत्थर का जादुई खजाना थी। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर की तारों की रोशनी से तपने और प्राचीन महाद्वीप से बड़ी मात्रा में पानी को अवशोषित करने के बाद यह वायुवेग नौका अर्धजन्मजात स्तर तक उन्नत हो गई थी और यहां तक कि शीर्ष स्तरीय अर्धजन्मजात स्तर के जादुई खजानों में से एक थी। लोमड़ी कन्या ने विराट की ओर देखा, शिकायत में अपना छोटा मुंह सिकोड़ा और उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह अंततः एक विसंगति थी और छोटे मालिक की नजर में नहीं आ सकती थी। लोमड़ी कन्या बिना एक शब्द कहे वायुवेग नौका पर उड़ गई। उसका सिर झुका हुआ था। उसका रूप अवर्णनीय रूप से उजाड़ और अकेला था। उसकी दयनीय उपस्थिति देखकर विराट मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर से सहानुभूति की एक टीस महसूस की। वह उसे सांत्वना देने वाला था, लेकिन फिर उसने इसके बारे में बेहतर सोचा और अपने दिल को सख्त कर लिया, उसे अनदेखा कर दिया। यदि वह विरोध नहीं कर सकता, तो यह केवल छोटी लोमड़ी को निराशा में और गहरा कर सकता है। एक छोटा तेज दर्द लंबे खींचे हुए दर्द से बेहतर था। उसे जल्द ही यह समझाना कि उसके लिए उसके मन में कोई भावना नहीं है, उसे इस विचार को छोड़ने और बहुत गहराई से उलझने से रोकने में भी मदद करेगा। विराट ने वायुवेग नौका को चलाया, पूरी गति से 6 वलय पर्वत की ओर उड़ते हुए। वायुवेग नौका की गति से भी 10 खरब मील की दूरी तय करके 6 वलय पर्वत तक पहुंचने में कई महीने लगेंगे। रास्ते में उन पर समय समय पर पहुंची थी। विराट ने अभी भी लोमड़ी कन्या को आरोहण लोक के शिखर से नीचे के राक्षसी जानवरों से निपटने दिया, जबकि उसने व्यक्तिगत रूप से आरोहण लोक के शिखर पर मौजूद राक्षसी जानवरों से निपटा। विराट की वर्तमान ताकत के साथ ये शिखर आरोहण लोक के राक्षसी जानवर उससे एक थप्पड़ भी बर्दाश्त करने में संघर्ष करेंगे। यहां तक कि मजबूत वाले भी उसके खिलाफ 10 चालें चलने के लिए संघर्ष करेंगे। विराट ने शुरू में अपने कौशल को निखारने का इरादा किया था, लेकिन यह देखकर कि ये राक्षसी जानवर कितने कमजोर थे, वह उनसे लड़ने के लिए बहुत आलसी हो गया और हमलावर जानवरों को शार्दूल के लिए छोड़ दिया। शार्दूल की हरकतें और भी सरल थीं। उसने उन सभी को एक एक करके पूरा निगल लिया। अर्धचरण दिव्य विकास लोक से नीचे के राक्षसी जानवर अनिवार्य रूप से खुद को शार्दूल के दरवाजे पर पहुंचा रहे थे। बड़ी मात्रा में राक्षसी जानवरों का सेवन करने के बाद शार्दूल अपनी सीमा तक पहुंच गया और मध्य आरोहण लोक को तोड़ दिया। भले ही उसने अभी मध्य आरोहण लोक को तोड़ा था, लेकिन शार्दूल की ताकत पहले से ही शीर्ष स्तरीय अर्धचरण दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। यदि इसका दायरा थोड़ा स्थिर हो जाता, तो संभवतः इसके पास जल्द ही दिव्य योद्धा सूची के विशेषज्ञ की ताकत होगी। रास्ते में समूह ने बिना किसी बड़े खतरे का सामना किए लगातार यात्रा की। विशाल कछुआ मूल रूप से सिर्फ एक दर्शक था, जिसे रास्ते में कभी भी कार्य करने का मौका नहीं मिला।
उत्तरी मध्य महाद्वीप पशुपालन संप्रदाय। एक भव्य हॉल में मार्शल कलाकारों का एक समूह भव्य दावत और शराब का आनंद ले रहा था। हॉल के मुखिया पर एक अकड़ू अहंकारी युवक बैठा था। उसके नीचे पशुपालन संप्रदाय का युवा मालिक भैरव बैठा था। हॉल के मुखिया पर बैठे अहंकारी युवक के हर तरफ एक नग्न आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला थी। इन दोनों महिलाओं की रसीली पूंछें थीं, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थीं कि वे इंसान नहीं बल्कि लोमड़ी दानव थीं। युवक द्वारा पकड़ी गई दो लोमड़ी दानव महिलाओं के चेहरे पर भय और अपमान के भाव थे। अहंकारी युवक ने मेज पर रखा शराब का कटोरा उठाया और शराब का एक बड़ा घूंट लिया। फिर वह आगे बढ़ा और अपने पास बैठी लोमड़ी महिला को जोर से नोचा, विजयी रूप से हंसते हुए, हा हा, यह लोमड़ी महिला कुछ और ही है, स्वाद बिल्कुल दिव्य है। दांव पुत्र गोगा काफी भाग्यशाली है। उत्तरी महाद्वीप की अपनी पहली शिकार यात्रा पर उन्हें पहले से ही ऐसी शीर्ष गुणवत्ता वाली लोमड़ी महिला मिल गई है। उसके नीचे बैठे भैरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी राय में शायद नौ शिखर पर्वत में एक लोमड़ी की मांद है। हमें बाद में उन पहाड़ों का अच्छी तरह से पता लगाना चाहिए। अगर हम उस लोमड़ी की मांद को ढूंढ सकें और उसे मिटा सकें तो हमारे पास अंतहीन सुख होंगे। हा हा हा, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। हमें नौ शिखर पर्वत का अच्छी तरह से पता लगाना चाहिए। लोमड़ी महिला सुंदरियां दुर्लभ हैं। यदि हम बड़ी संख्या में उन्हें पकड़ सकें तो न केवल हमारे पास अंतहीन सुख होंगे बल्कि हम काम पूरा होने के बाद उन्हें बेच भी सकते हैं और भाग्य बना सकते हैं। गोगा नामक युवक फिर जोर से हंसा। यह गोगा नामक युवक कोई और नहीं बल्कि दांव संघ के 10 दांव पुत्रों में से एक गोगा था। इससे पहले उसने गुर्गों के एक समूह का नेतृत्व वैदेही की पर्वत चोटियों तक किया था, जिसका उद्देश्य विराट के लिए मुसीबत खड़ी करना था। हालांकि उनकी जबरन वसूली का प्रयास विफल रहा और इसके बजाय उन्हें एक विशाल कछुए के पंजे द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया, शार्दूल द्वारा नग्न कर दिया गया और अपमानित करके लटका दिया गया। इस घटना के बाद गोगा दांव संघ मुख्यालय में रहने के लिए बहुत शर्मिंदा था। इसलिए उसने अपने दिमाग को साफ करने के लिए शिकार के लिए एक स्थानिक मार्ग के माध्यम से डिंगजियों और अपने गुर्गों का नेतृत्व उत्तरी महाद्वीप की ओर किया। बेशक गोगा ने 6 वलय पर्वत के माध्यम से स्थानिक मार्ग का उपयोग नहीं किया बल्कि पशुपालन संप्रदाय की ओर जाने वाले मार्ग का उपयोग किया। गोगा के आगमन पर पशुपालन संप्रदाय के नेता महंत गजेंद्र ने व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पशुपालन संप्रदाय के युवा मालिक भैरव को मध्य और उत्तरी महाद्वीपों की सीमा वाले क्षेत्र में शिकार पर गोगा के साथ जाने का निर्देश दिया। आखिरकार गोगा दांव संघ का कोई साधारण दांववादी शिष्य नहीं था। वह न केवल दांव संघ के 10 दांववादी शिष्यों में से एक था बल्कि दांव संघ के 9 संरक्षकों में से एक तक्षक का व्यक्तिगत शिष्य भी था। ऐसी स्थिति के साथ यह स्वाभाविक था कि पशुपालन संप्रदाय में हर कोई उसकी सावधानी से सेवा करेगा और उसे खुश करने की पूरी कोशिश करेगा। 9 शिखर पर्वत काफी विशाल है। लोमड़ी की मांद ढूंढना दांव पुत्र गोगा के लिए बहुत परेशानी भरा है। इसे हमारे पशुपालन संप्रदाय पर छोड़ दें। दांव पुत्र गोगा बस यहाँ अपने सुखों का आनंद ले सकते हैं। हम जो लोमड़ी सुंदरियां पकड़ेंगे उन्हें तुरंत दांव पुत्र गोगा के आनंद के लिए भेज दिया जाएगा, भैरव ने मुस्कुराते हुए कहा। हा हा हा, उस स्थिति में मैं युवा मालिक भैरव और पशुपालन संप्रदाय के सभी लोगों को परेशान करूंगा। यह सुनकर गोगा ने दिल खोलकर हंस दिया। 9 शिखर पर्वत में अपने शिकार के दौरान उसने कई असाधारण रूप से सुंदर लोमड़ी लड़कियों को पकड़ लिया था, जिससे तुरंत उसका उत्साह बढ़ गया। ये लोमड़ी आत्माएं वास्तव में प्राकृतिक सुंदरियां थीं। उनके अति सुंदर सुख सामान्य मानव महिलाओं से कहीं अधिक थे। इन लोमड़ी सुंदरियों के आनंद का स्वाद चखने के बाद गोगा ने शिकार पर अपना अधिकांश ध्यान खो दिया था और केवल उनके साथ आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित किया था। भैरव के शब्दों को सुनकर गोगा स्वाभाविक रूप से उपकृत करने के लिए खुश से अधिक था। इसके अलावा 9 शिखर पर्वत विशाल हैं, जो सैकड़ों अरबों मील में फैले हुए हैं, लगभग पूरे युमेश राजवंश के आकार के। इतने विशाल जंगल में लोमड़ी की मांद ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। चूंकि कोई ऐसा करने को तैयार था, गोगा स्वाभाविक रूप से स्वीकार करके खुश था। आओ अपने मालिक के लिए नाचो, गोगा ने अपने दोनों ओर बैठी 2 लोमड़ी कबीले की सुंदरियों को थपथपाते हुए नशे में कहा। यह सुनकर दोनों लोमड़ी कबीले की सुंदरियां बहुत शर्मा गईं। उनकी आंखें अपमान से भर गईं। वे पूरी तरह से नग्न थीं और सबके सामने नाचना एक असहनीय अपमान था, जिसे करने के लिए वे बस खुद को तैयार नहीं कर सकती थीं। इसलिए दोनों लोमड़ी कबीले की सुंदरियों ने बस अपना सिर नीचे कर लिया, अपने निचले होंठ को काटते हुए बैठी रहीं और स्थिर रहीं। क्या तुम बाहरी हो? क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दोनों महिलाओं को स्थिर देखकर गोगा की आंखों में एक हिंसक चमक आ गई और वह गरजा, अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं इस हॉल में मौजूद हर किसी को तुम 2 गंदी कुतियों के साथ अपनी बारी लेने के लिए कहूंगा। गोगा के शब्दों को सुनकर हॉल में मौजूद पशुपालन संप्रदाय के योद्धा तुरंत वासना से भर गए। 2 लोमड़ी कबीले की सुंदरियों के प्रति उनकी निगाहें कामुकता से भर गईं। गोगा द्वारा पकड़ी गई ये 2 लोमड़ी कबीले की सुंदरियां दुर्लभ रत्न थीं। यदि वे भी उनका स्वाद छक सकें तो यह एक अद्वितीय आनंद होगा। गोगा के शब्दों को सुनकर और हॉल में भेड़िया जैसी निगाहों को महसूस करते हुए दोनों लोमड़ी कबीले की सुंदरियां मृत्यु के समान पीली पड़ गईं। भले ही उन्हें घोर अपमान महसूस हुआ, लेकिन उनके पास उठने, हॉल के केंद्र में जाने और नृत्य शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि वे आत्महत्या कर सकती तो शायद वे अब तक कर चुकी होती। यह अपमान मृत्यु से 100 गुना बदतर था। दुर्भाग्य से गोगा के हाथों में उनकी साधना सील कर दी गई थी, जिससे वे आत्मविनाश भी नहीं कर सकती थीं। उन्हें असहनीय पीड़ा की स्थिति में छोड़ दिया गया था। हॉल में 2 आश्चर्यजनक रूप से सुंदर नग्न लोमड़ी जैसी महिलाओं को नाचते हुए देखकर गोगा एक और विजयी और उन्मादी हंसी हंसने से खुद को रोक नहीं सका। इन सुंदरियों को प्रताड़ित करने और गाली देने से उसे एक विकृत आनंद मिलता था। पशुपालन संप्रदाय के शिष्य 2 नाचती हुई लोमड़ी जैसी सुंदरियों को देखते हुए ले चढ़ हंसी हंसने लगे। इस समय ये पशुपालन संप्रदाय के शिष्य इच्छा से जल रहे थे। वे फिर से 9 शिखर पर्वत के लिए रवाना होने के लिए लगभग अधीर थे। यदि वे बड़ी संख्या में लोमड़ी जैसी सुंदरियों को पकड़ सकें तो भले ही अधिकांश गोगा को सौंप दी जाए, फिर भी वे अपने लिए 1 या 2 रख सकते थे। मध्य महाद्वीप की उत्तरी सीमा 9 शिखर पर्वत। एक बादल नाव आकाश में ऊंचाई पर 9 शिखर पर्वत की ओर तेजी से उड़ी। बादल नाव के धनुष पर डेक पर नीले वस्त्र में एक सुंदर युवक खड़ा था। उसके बगल में एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर युवती थी। छोटे मालिक, हम आखिरकार लगभग पहुंच ही गए। दूर विशाल पहाड़ों को देखते हुए लोमड़ी कन्या ने उत्साहित होकर कहा। 1 दशक से अधिक समय तक अपने घर से दूर रहने के बाद वह आखिरकार वापस आ गई थी। विराट ने सिर हिलाया मुस्कुराते हुए। 9 शिखर पर्वत में तुम्हारा घर कहां है? अब तुम हमारा मार्गदर्शन करोगी। महीनों तक पूरी गति से उड़ने के बाद वह आखिरकार 9 शिखर पर्वत पर पहुंच गया था। हालांकि उन्हें रास्ते में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा था। कुल मिलाकर यह अपेक्षाकृत सुगम रहा था। आखिरकार विराट की वर्तमान ताकत के साथ कुछ ही लोग उसे धमका सकते थे, जब तक कि वे सच्चे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ न हो। जी छोटे मालिक, लोमड़ी कन्या ने बार-बार सिर हिलाया। लोमड़ी कन्या के मार्गदर्शन के बाद विराट ने 9 शिखर पर्वत की ओर वायु वेग नौका चलाई। 9 शिखर पर्वत में प्रवेश करने के बाद वायु वेग नौका ने और 4 या 5 दिनों तक उड़ान भरी। एक दिन जब वे उड़ रहे थे तो उन्हें अचानक नीचे के जंगलों में एक अविश्वसनीय रूप से हिंसक युद्ध के झटके का आभास हुआ। विराट ने नीचे देखा और मार्शल कलाकारों के एक समूह को पहाड़ों में एक महिला का पीछा करते देखा। पहाड़ों में? अरे ओ सुंदरी, बस आज्ञाकारी बनकर आत्मसमर्पण कर दो, व्यर्थ में संघर्ष मत करो, तुम बच नहीं सकती। एक मांसल युवक ने एक कामुक मुस्कान के साथ कहा, उस महिला को देखते हुए जो हताशा में भाग रही थी। बोलते समय वह भागती हुई महिला पर लगातार हमले कर रहा था। थू, सपने देखना छोड़ दो, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम पशुपालन संप्रदाय के कचरे के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। महिला ने अत्यधिक क्रोध के साथ बोलते हुए जम